हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस। नमस्ते। मोहित जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज मैं थोड़ा कम फोर्स से बोलने की कोशिश करूंगा। मेरा गला और ज्यादा खराब हो गया है कल से। तो अगर सुनने में प्रॉब्लम हो या मेरी आवाज क्लियर ना हो तो प्लीज बताइएगा। अनीश जी, क्या बात है, आज आप लाइब्रेरी में नहीं है? नहीं सर, लाइब्रेरी में ही हूँ। अच्छा। तो स्पॉट चेंज कर लिया है आपने, हाँ? कहीं मैं और बैठे हैं आप? हाँ, लाइट वाले रूम में बैठा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। उम्मीद कर रहा हूँ हमको जो ग्रिड हमने अभी तक पढ़ा था। जब आपने कॉल किया था तो मैं डॉक्टर के पास था, इसलिए आपका कॉल कट करना पड़ा। मैंने सोचा कि आपने कोई नंबर बात नहीं, मान मैं लिया। मैं फ्री होके दोबारा फोन करूंगा अनीश जी, आपको चिंता मत कीजिए। ओके सर, ओके। चलिए, आज देख के अच्छा लग रहा है, काफी लोगों ने अपने आप से कैमरा ऑन कर लिया है। लोकेश जी, आपका मुझे समझ नहीं आया, आपने कैमरा ऑन भी कर लिया और एक ऑरेंज स्क्रीन लगा दिया उसके ऊपर। इसे तो बंद ही रखते, बाकी लोगों की बैंडविड्थ तो ना लगती। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है। तो जैसा हमने बात की थी, दोस्तों, आज हम जो अपना जावास्क्रिप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना? बस एक बात मैं बता दूं अगेन, आज की क्लास में कोशिश तो करूंगा मैं पूरी करूं। बट बीच में आज एक दो बार ऐसा हो चुका है ऑफिस में मीटिंग्स के टाइम पे भी कि मेरी आवाज एकदम से गायब हो जाती है। जैसे वो एक पुराने टाइम पे एक पिक्चर थी, मुझे पता नहीं, मुझे आप लोगों में तो शायद बहुत सारे लोगों ने के लिए बहुत पुरानी होगी, बट ना, हेमा मालिनी उसमें डांस करती रहती है पीछे से। और जो विलन था वो ये बोलता है कि जब तक तुम्हारा डांस चलेगा तब तक ये जो हीरो है इसकी जान चलेगी। तो यहाँ भी आज यही होगा, जब तक मेरे गले की आवाज चलेगी तब तक आज ये क्लास चलेगी। उसके बाद आवाज खत्म, क्लास खत्म, है ना? चलिए। काफी सारे लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, साक्षी जी ने भी आज कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट। तो मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, है ना? जो जावास्क्रिप्ट है, देखिए, एक बात तो, पहली बात हमको ये समझ लेनी है कि हमने पहले शायद कोई ना कोई, काफी लोगों ने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी पढ़ी है ना? मैं एकदम उस लेवल पर जाकर इसको कवर करने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपने पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना पढ़ी हो। बट मैं फिर भी, देखिए, ये बहुत लोगों के साथ होता है, ये मेरी भी एज अ टीचर ग्रोथ होगी कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कोई छोटी चीजें ऐसी हैं, मुझे इतना समय हो गया है प्रोग्रामिंग करते हुए, 20 साल शायद हो गए हैं ना, जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आप सोचते नहीं हो, फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि ये तो शायद पता ही होगा, है ना? तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, या ये काफी सारे लोगों को शायद बैच में समझ आ रहा है बट मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि आपको आता नहीं है या आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि काफी सारे लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग पहले की हुई है, आपने नहीं की हुई है। बट हम कोशिश करेंगे इसको उस लेवल से लेकर चले, और इससे बाकी लोगों का भी, मुझे एटलीस्ट लगता है कि एडवांटेज होगा कि आपको भी कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखने के लिए मिल रही होंगी। अनीश जी पूछ रहे हैं, सर आपका ऑफिस गाजियाबाद में है क्या? अगर आपका आने का मन है तो आ जाइए, वैसे हाँ, हमारा जो ऑफिस है वो गाजियाबाद में ही है। ठीक है, तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो जो भी चीज, जैसे बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना कि जिस कंट्री में मूव हो रहे हैं, देखा हूं मैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम जिस भी कंट्री में मूव हो रहे हैं वहाँ की हिस्ट्री जान लेते हैं पहले तो। खैर, जहाँ हम पैदा हुए हैं यहाँ की हिस्ट्री हम ठीक से पढ़ लें, जो हमारे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको यहीं की हिस्ट्री ठीक से पढ़ा दे, वही बड़ी बात है। बट अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, कोई भी नई चीज आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक बार उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आए तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं।
कि इसमें कोई चीजें किस तरह से की गई हैं, या कोई बेसिकली पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हमें पर्टिकुलर टाइम से क्यों है, क्योंकि बेसिकली जब चीज की एक पुरानी एज होती है तो उसके साथ साथ आपको चीजें समझ आती हैं अलग लेवल से। तो जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने। जावास्क्रिप्ट का जो ओरिजिनल नाम है वो ओरिजिनली नेम्ड मोका, है ना। तो जब इस लैंग्वेज को बनाया जा रहा था तो इसका पहला नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था मोका। एंड देन इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, लाइव स्क्रिप्ट, है ना। ये बेसिकली इसके अंदर भी बहुत डेप्थ है, अगर आप जाकर पढ़ेंगे, विकिपीडिया पेज जाकर पढ़िएगा तो समझ आएगा पहले मोका नाम क्यों था, उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट क्यों कर दिया गया, है ना। जैसे बेसिकली ब्राउजर में लगातार बेसिकली इंटरप्रेटेड एक लैंग्वेज थी तो उस चीज को देख करके इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रख दिया गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनली इसका नाम जावा स्क्रिप्ट क्यों रखा गया। देखिए जावा स्क्रिप्ट इसका नाम इसलिए रखा टू कैपिटलाइज ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ जावा एट दैट टाइम, यानी जावा उस समय ऑलरेडी मार्केट में लैंग्वेज आ चुकी थी। तो अगर जावा आई है तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आ चुकी थी, जो बेसिक फॉर्ट्रान, ये तो जो मैंने भी नहीं सीखी वो तो उससे पहले आई होंगी। बट उसके बाद कम से कम सी सी प्लस प्लस वाली जो लैंग्वेजेस थी वो भी आ चुकी थी, और जावा भी उसके बाद मार्केट में आ गई थी, और जावा एक लेवल तक बहुत अच्छी पॉपुलर भी हो गई थी। तो उस समय ये जो बेसिकली जिन्होंने जावास्क्रिप्ट क्रिएट की थी, ब्रेंडन आइक, ये जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने दिमाग लगाया कि यार हम एक काम करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज जो हमने बनाई है इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख देते हैं। हमको पता है कि हमारी लैंग्वेज का जावा से कोई भी लेना देना नहीं है ना। जावा एकदम अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एकदम अलग लैंग्वेज है। बहुत लंबे समय तक, बहुत आगे तक भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि शायद जावा में और जावास्क्रिप्ट में कोई कनेक्शन है। जावा और जावास्क्रिप्ट में कोई कनेक्शन नहीं है, जावा और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ मार्केटिंग का कनेक्शन है। ब्रेंडन आइक को ऐसा लगा कि जावा ऑलरेडी पॉपुलर है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट रख दूंगा तो बहुत सारे लोग तो कंफ्यूजन में ही सीख लेंगे कि यार ये शायद कुछ पॉपुलर चीज है और जावा से रिलेटेड है तो अच्छी ही होगी, है ना। इन्होंने सिर्फ ये सोचते हुए अपनी लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। और देखिए आज की तारीख में सबसे पॉपुलर, शायद जावा से भी हम ये बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल यूजेज में देखेंगे तो शायद जावा आज भी थोड़ी ज्यादा यूज होती हो, बट इन जनरल जावास्क्रिप्ट आज की तारीख में बोलना गलत नहीं है कि सबसे वन ऑफ द सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। तो वो उसकी वजह से हुई, ये जो मार्केटिंग ट्रिक है इसकी वजह से हुई, यानी ये बोलना तो डिबेटेबल होगा, ये तो आप नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट इनकी ट्रिक ये काम आई। तो इन्होंने कब बनाई है, 1995 में बनाई। जब ये कहाँ काम कर रहे थे, काम कर रहे थे नेटस्केप बेसिकली कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन में। ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा, जब बेसिकली विंडोज आया, विंडोज में एक ब्राउजर आया इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसने जिस ब्राउजर के साथ उस समय मार्केट में compete किया, उस समय जो एक ब्राउजर था जिसके पास ऑलमोस्ट मार्केट का कंप्लीट शेयर हुआ करता था, उसका नाम होता था नेटस्केप नेविगेटर। एक ब्राउजर था इसके पास सारा मार्केट शेयर होता था, उससे आकर सारा मार्केट शेयर इंटरनेट एक्सप्लोरर ने छीन लिया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर से क्रोम ने छीन लिया। आज की तारीख में भी क्रोम जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर है। तो ये उसमें काम करते थे, नेटस्केप बेसिकली जो कंपनी थी, और उसके अंदर इन्होंने जावास्क्रिप्ट को बनाया था 1995 में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने का क्या है कि जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी ऐसा नहीं होता इसमें कि हम पूरा कोड पहले लिख देंगे, है ना। इसको हम डेप्थ में आगे समझेंगे, बट जनरली क्या होता है, देखिए जब आपने कोई लैंग्वेज लिखी है, हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जिससे हम मशीन को अपनी बात समझाना चाहते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात समझाना चाहते हैं, यानी। और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है 010101। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली एक इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे प्रधानमंत्री बड़े मशहूर हैं, अभी शायद वो रशिया दौरे पर गए गए हुए हैं। अगर किसी ने 5-7 मिनट की कोई क्लिप देखी हो तो क्या होता है, सामने बेसिकली पुतिन बैठे हुए हैं, इधर हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, और बीच में एक लेडी बैठी हुई थी जो दोनों को एक दूसरे की बात समझा रही थी। वो लेडी क्या कर, उस लेडी की क्या स्पेशलिटी है, वो रशियन भी बहुत अच्छा बोलती है, और वो माइक शायद आपका गलती से ऑन हो गया है बिहारी जी, मैं आपका माइक बंद कर देता हूँ। उस वो जो लेडी वहां पर बैठी थी उनकी क्या स्पेशलिटी है कि वो रशियन भी बहुत अच्छे से समझती हैं और हिंदी भी बहुत अच्छे से समझती हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदी में क्या कहा वो उनको रशियन में कन्वर्ट करके समझा रही हैं, और उनके राष्ट्रपति ने रशियन में क्या कहा वो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री को हिंदी में कन्वर्ट करके समझा रही है। तो यहाँ पर क्या बात समझ आई कि अगर दो पार्टी ऐसी हों जो अलग अलग लैंग्वेजेस समझती हैं, तो बीच में कोई एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है, वहां पर भी उनको इंटरप्रेटर ही बोला जाता है। तो इंटरप्रेटर चाहिए होता है जो एक की लैंग्वेज दूसरे को समझाए और दूसरे की लैंग्वेज पहले को समझाए, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह जब आप जावास्क्रिप्ट में कोई चीज लिख रहे हैं तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये क्या है, ये एक थोड़ी सी लॉजिकल बस लैंग्वेजेस हैं जो हम इंसानों को समझ आए। ये वो लैंग्वेज नहीं है जो कंप्यूटर को समझ आती है। पर ऐसे इंटरप्रेटर लिखे हुए हैं, उनको जनरली बेसिकली मान लीजिए दोनों चीजें होती हैं, कंपाइलर भी होता है इंटरप्रेटर भी होता है, उनके डेप्थ में नहीं घुसेंगे। बट आप बस ये समझिएगा, हम जो भी कोड लिखते हैं उसको एक कोई बीच में पार्टी बैठी हुई है जो उसको कन्वर्ट कर देती है ऐसी लैंग्वेज में जो मशीन को समझ आती है। और मशीन को क्या लैंग्वेज समझ आती है, देखिए हमारे सब कंप्यूटर चलते हैं बिजली से, और इनको बस दो ही बात समझ आती है, बिजली आ रही है या बिजली नहीं आ रही है ना। यानी 1 और 0।
इनको सिर्फ दो ही स्टेट समझ आती है, इनकी पूरी लैंग्वेज उसी से बनी हुई होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 0, उसी से पूरी लैंग्वेज बनी हुई होती है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, हम आगे चल के देखेंगे कि कंपाइलेशन वाली लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, इंटरप्रेटेड का क्या मतलब, बट यहाँ पर इसका ये मतलब है कि आप एक लाइन लिखते हैं वो तुरंत एक लाइन को कन्वर्ट कर देता है और बेसिकली बता देता है कंप्यूटर को कि आपने क्या कहा। आप अगली लाइन लिखते हैं, अगली लाइन भी उसी तरह से वो बेसिकली कंप्यूटर को बता देता है कि आपने क्या कहा। तो जब वो रन हो रही है तो एक एक लाइन करके रन होती है, इन्हीं को बोला जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, है ना। जैसे अभी यहाँ पर हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे ना जावास्क्रिप्ट की, मैं यहाँ पर एक आपको बहुत अ, पता नहीं, मतलब मुझे उस समय स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, शायद आप लोगों को भी लगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्काइप का आप लोगों ने नाम सुना है या आपकी जनरेशन स्काइप मिस कर गई है? एक बार जरा चैट में बताइए, स्काइप का कितने लोगों ने नाम सुना है? आप लोग जानते हैं कि स्काइप कुछ हुआ करता था या आजकल बस फेस टाइम व्हाट्सएप चल रहा है? अच्छा, जानते हैं स्काइप क्या होता था, है ना। तो देखिए, जब मैंने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया तो मैंने स्काइप टीम में ज्वाइन किया था, है ना। स्काइप यूज टू बी अ सेपरेट प्रोडक्ट, स्काइप एक अलग कंपनी होती थी, है ना, जो कि चेक रिपब्लिक प्राग में बेसिकली बनाई गई थी। और उन्होंने, जब 2G इंटरनेट का चलन था, जब मॉडेम से बेसिकली लैंडलाइन से आपको इंटरनेट चलाना पड़ा करता था, जब वो समय था, उन्होंने तब वीडियो कॉलिंग लेकर आए थे, है ना। और उनका जो टेक स्टैक था वो सच में बहुत नेक्स्ट लेवल हुआ करता था। इन्होंने बेसिकली, माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को एक्वायर कर लिया, है ना। और उस समय इन्होंने $1 बिलियन में स्काइप को खरीदा। एंड स्काइप का जो मेन फोर्टे था वो था कंज्यूमर, बेसिकली हम जैसे जो लोग हैं, जो फाइनल एंड कस्टमर्स हैं, उनके बीच में आपस में बेसिकली वीडियो कॉलिंग करा पाना। माइक्रोसॉफ्ट ने उसको खरीद तो लिया, बेसिकली इंटरनली बहुत लोग मजाक उड़ाया करते थे कि माइक्रोसॉफ्ट की ये बेसिकली पुरानी हिस्ट्री रही है कि वो प्रोडक्ट्स को खरीदती है और उसके बाद उनको मार देती है, बैड मैनेजमेंट करती है और उसके बाद उनको मार देती है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं। लिंक्डइन यूज टू बी वन एग्जाम्पल, या बेसिकली जैसे स्काइप है। तो स्काइप देखते हैं आप आजकल, वो उस समय से बेसिकली बेस्ट वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, बट आज स्काइप बेसिकली कहीं पर भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, है ना। बाकी कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ गए, क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो फोकस है वो हमेशा से रहता है बिजनेस कस्टमर के ऊपर। यानी वो ये सोचते हैं कि जो कंपनीज मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन खरीद रही हैं, जो कंपनीज मेरी विंडोज के लाइसेंस खरीद रही हैं, देखिए इंडिविजुअली तो सबको पता है, कोई विंडोज का लाइसेंस कभी खरीद कर चलाता है क्या? जब से लैपटॉप के साथ आने लगे हैं तब से आप लाइसेंस साथ में खरीद लेते हैं, वरना विंडोज अलग से 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की कोई नहीं खरीदता। ये बात माइक्रोसॉफ्ट को भी पता है कि आप नहीं खरीदते, बट वो आपको फ्री में चलाने देते हैं, क्रैक्ड वर्जन चलाने देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आपको मैं फ्री आज माइक्रोसॉफ्ट चलाने दूंगा तो कल को जब आप ऑफिस के अंदर जाएंगे, जब आप जॉब पर जाएंगे और आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना जानते हैं, तो आप बोलेंगे मैं विंडोज अच्छे से जानता हूँ। अब जो बिजनेस है उसको वो बेसिकली क्रैक्ड वर्जन नहीं चलाने देंगे, तो उसको एक विंडोज का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, है ना। तो फ्री में आपको एक पूरी की पूरी वर्कफोर्स जो है वो तैयार हो रही है, क्योंकि आप क्रैक्ड वर्जन चलाने देते हैं। बट इसमें मैं एग्जांपल क्या बता रहा था आपको स्काइप का, वहां पर आता हूँ वापस। माइक्रोसॉफ्ट का एक पहले से वीडियो कॉलिंग ऐप हुआ करता था जिसका नाम होता था लिंक। जो लोग थोड़े बहुत पुराने बेसिकली ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे पास काफी सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, हो सकता है उन्होंने किसी ने यूज किया हो, जिसका नाम होता था लिंक, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, है ना। पर बेसिकली उनको ये बेसिकली उस प्रोडक्ट को ये सेल करते थे बहुत सारे लोगों को और उससे काफी सारे पैसे कमाते थे। जैसे ही इन्होंने स्काइप को खरीदा, सबसे पहला काम जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया वो था लिंक का इन्होंने नाम चेंज कर दिया, क्योंकि अब स्काइप ब्रांड नेम मेरा हो गया है। लिंक का इन्होंने नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया स्काइप फॉर बिजनेस, है ना। एक लाइन ऑफ कोड भी स्काइप का लिंक में नहीं आया। स्काइप और लिंक वर सेपरेट प्रोडक्ट्स, लिंक इन्होंने अपने अंदर बनाया था और स्काइप ये बाहर से खरीद कर लाए थे। और स्काइप जो था वो सिर्फ कंज्यूमर मोड में चलता था, बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में नहीं चलता था। जब भी आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कॉन्टेक्ट शेयरिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं अपने बॉस को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाऊँ, ग्रुप कॉलिंग कर पाऊँ, ये सारे बहुत सारे फीचर्स थे जो लिंक में पहले से थे, हालांकि वो बहुत अच्छा नहीं चलता था, बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा, इसका नाम तुरंत बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट सॉरी स्काइप फॉर बिजनेस कर दिया, जबकि इसका स्काइप से कोई मतलब नहीं था। बट क्योंकि स्काइप का एक ट्रस्ट था मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज ने उसको तुरंत अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद इसके अंदर भी वही पावर होगी जो स्काइप के अंदर पावर है। और इंटरनली हमको बताते थे कि विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स माइक्रोसॉफ्ट ने जो सिर्फ लाइसेंस बेचकर पैसे कमाए, दैट अमाउंट वॉज 5 बिलियन। तो जो स्काइप से कमाना था वो तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ क्योंकि स्काइप का नाम माइक्रोसॉफ्ट को मिल गया और उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसका नाम स्काइप फॉर बिजनेस कर दिया, उससे उन्होंने 5 बिलियन कमाया। तो उसके बाद आज की तारीख में स्काइप अगर मर भी गया तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को उससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ। तो बस आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि ये ट्रिक्स काम करती हैं। अगर कोई ब्रांड मार्केट में ऐसा है जो पॉपुलर है, जिसके ऊपर ट्रस्ट है, आप किसी भी बेसिकली चीज पर अगर वो ब्रांड लगाकर बेचेंगे तो उससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक पहले से ट्रस्ट पैदा रहता है। तो यही काम ब्रेंडन आइक जी ने किया, पर इन्होंने बेसिकली ऐसी चीज का नाम रख दिया जो इनकी थी भी नहीं। जावा किसी और की लैंग्वेज थी,
इन्होंने कहा नहीं, मैंने नाम जावा नहीं रखा, मैंने तो जावास्क्रिप्ट रखा है, और बेसिकली अपनी लैंग्वेज भी पॉपुलर करके ले गए। ठीक है, तो ये तो हुई हिस्ट्री। ये देखिए, ये स्लाइड हम मोस्ट प्रोबब्ली पहले देख चुके हैं, बट एक बार अगर आपको समझना है जावास्क्रिप्ट का मेन, अभी जो हम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उसमें मेन काम क्या है, तो जावास्क्रिप्ट हाई लेवल डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिव इंटरैक्टिव इफेक्ट्स विद इन वेब ब्राउजर्स, है ना। जो मेनली ये बनाई गई थी, और स्पेशली अभी तक जो मेनली यूज होती थी, वो किस लिए होती थी, ब्राउजर के अंदर ब्राउजर को रिस्पॉन्सिव बनाने में। अभी तक जो हमने बेसिकली एचटीएमएल सीएसएस से बनाया, हमने पेजेस तो बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं, हमने बटन बनाए हैं, इनपुट बॉक्सेस बनाए हैं, बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बट हमारी वेबसाइट करती कुछ नहीं है ना। ना बटन दबाओ तो कुछ होता है, ना नेविगेशन होता है, ना कोई डेटा सर्वर से आ पाता है, ना हम सर्वर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जो हमारी वेबसाइट में आप ये मान लीजिए अभी वो बॉडी है, उसके अंदर जो आत्मा डालनी है, जो जान डालनी है, वो काम करेगा जावास्क्रिप्ट, है ना। तो ये क्या करती है, इंटरैक्टिविटी एनेबल करती है, यानी जो यूजर है वो अपने माउस को घुमा पाएगा, बेसिकली चीजें एंटर कर पाएगा। माउस तो खैर आप अभी भी घुमा पा रहे हैं, बट उससे हो कुछ नहीं रहा है ना। बेसिकली यूजर आपके पेज से एक्चुअली इंटरेक्ट कर पाएगा। आगे चल के और ये और काम क्या करता है, यू कैन ऑल्टर पेजेस विदाउट रीलोडिंग। इसका क्या मतलब है, देखिए हमने एंकर टैग पढ़ा, हमने उसमें देखा कि आप एंकर टैग से किसी भी और एचटीएमएल पेज पर जा सकते हैं, किसी भी और वेबसाइट पर जा सकते हैं, बट क्या मैं जिस पेज पर हूं उसी का कंटेंट मैं बिना पेज रीलोडिंग किए चेंज कर सकता हूं? मैं बिना जावास्क्रिप्ट के नहीं कर सकता। पर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, जावास्क्रिप्ट से जब हम आएंगे तो जो हमने डॉम स्ट्रक्चर पढ़ा था, कि हम जो भी बेसिकली एचटीएमएल में स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका एक डॉम स्ट्रक्चर बन जाता है, हमको पता चल जाता है कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, और पूरे के पूरे पेज का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम रन टाइम पर एडिट कर पाएंगे, हम चीजों को हटा पाएंगे, चीजों को रन टाइम पर ऐड कर पाएंगे। यानी अभी तक तो हमारा एचटीएमएल जो था वो एकदम कांस्टेंट रहता था, आगे चल के हमारा एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, टाइम के साथ साथ वो क्या होगा, एडिट हो जाएगा, हम बेसिकली उसको एडिट कर पाएंगे, है ना। और क्या इसमें होता है, इसमें होता है इवेंट्स, और इसमें होता है डेटा। इवेंट्स मतलब यूजर ने क्लिक किया आपको ही पता चलेगा, यूजर ने माउस ड्रैग किया आपको पता चलेगा, यूजर कोई फाइल उठाकर आपके पेज पर ड्रॉप कर पा रहा है आपको पता चलेगा। तो इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं इवेंट्स। कि भाई कुछ इवेंट हुआ और आप क्या करते हैं, उस इवेंट को रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर यूजर ने क्लिक किया तो मुझे क्या करना है, यूजर ने कोई की दबाया तो मुझे क्या करना है, यूजर ने फाइल ड्रॉप किया तो मुझे क्या करना है। तो सिस्टम इसी तरह से चलता है कि एक इवेंट जनरेट होता है, पहले जब भी यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो एक इवेंट जनरेट होता है, वो इवेंट आपको दिया जाता है, एंड आप उस इवेंट को हैंडल करने के लिए कुछ कोड लिख सकते हैं ताकि बेसिकली चीजें इंटरेक्टिव बन पाए, है ना। तो वो इवेंट्स को हम देखेंगे, कैसे इवेंट्स को जनरेट करना है, कैसे इवेंट्स को कैच करना है, कैसे इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करना है। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है डेटा। यानी हम सर्वर से डेटा फेच भी कर पाएंगे। फेच करना मतलब लेकर आना, है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी के पास पेट डॉग है तो जब आप उनके साथ खेलते हैं, मान लीजिए आप बॉल फेंक रहे हैं, वो बेसिकली बॉल आपकी वापस उठाकर लाता है, उस गेम को क्या बोला जाता है, उस गेम को बोलते हैं फैच। फैच का मतलब आप बॉल फेंकते हैं, वो आपके लिए बॉल को जो है वो उठा कर लाता है। तो डेटा फेच करना मतलब सर्वर से डेटा अपने तक लेकर आना, और सेंड करना मतलब अपने पास से सर्वर के पास कुछ डेटा भेजना, है ना। हम लोगों ने सिस्टम या बेसिकली मोबाइल फोन इतने इस्तेमाल किए हैं कि इसका एग्जाम्पल हमको नहीं चाहिए। आप फेसबुक खोलते हैं, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो कितना सारा डेटा आप सर्वर से पहले लेकर आते हैं, वो रील्स आपके लिए लोड कर रहा है जो भी आप उसमें देख रहे हैं। और भेजने का भी है, बेसिकली आप कोई भी चीज पोस्ट करते हैं, आप कोई मैसेज भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, तो हो क्या रहा है, मैसेज पहले सर्वर के पास जाता है, सर्वर से फिर उस इंसान के फोन के ऊपर जाता है ना। तो यहाँ हम बेसिकली चीजें फेच कर पाएंगे और चीजें सेंड कर पाएंगे। ये सब काम हमारे वेब पेज में कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। तो जो पहले हमने एग्जांपल लिया था गाड़ी वाला, कि गाड़ी का अगर बिल्कुल बेयर मेटल बॉडी खड़ा हुआ है वो एचटीएमएल है, अंदर जो इंटीरियर किया है, कहीं आपने लेदर लगाया है, कहीं प्लास्टिक लगाया है, कहीं कलर लगाया है, कहीं कुशन लगाया है, वो बेसिकली मेरा सीएसएस था। और उसके अंदर अब जो इंजन लगेगा, जो मेरा एक्सेलरेटर जब मैं दबाऊंगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, गियर दबाऊंगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, वो मेरा क्या है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट है, जो कि मेरी गाड़ी का इंजन है, मेरी गाड़ी की जान है ना। एक बार पॉपुलैरिटी समझ लेते हैं ना, कि पॉपुलैरिटी कितनी है एक्चुअली जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट आज की तारीख में, जैसा हम बात कर रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है, इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर, है ना। यू कैन आर्ग्यू की पॉपुलैरिटी किस बेस पर जज की जाए। क्या आप सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कोड लिखा जा रहा है, क्या वो पॉपुलैरिटी का मीटर है। सबसे ज्यादा डेवलपर्स किस लैंग्वेज के हैं, क्या वो पॉपुलैरिटी का मीटर है। सबसे ज्यादा पैसा कौन सी लैंग्वेजेस के डेवलपर कमा रहे हैं, क्या वो पॉपुलैरिटी का मीटर है ना। तो पॉपुलर पॉपुलर जो है वो बड़ा ही सब्जेक्टिव टर्म है, कोई भी बेसिकली किसी भी बेस पर अपने आप को पॉपुलर बोल सकता है। बट अगर हम बेसिकली किस बेस पर देखें, स्टैक ओवरफ्लो के बेस पर देखें। स्टैक ओवरफ्लो, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से मोस्टली लोगों ने एटलीस्ट इसका नाम सुना है या आपने इसको एक्टिवली यूज किया है। स्टैक ओवरफ्लो मान लीजिए एक वेबसाइट है जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर बेस्ड वेबसाइट है।
जहां पर आप अपने प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए जिसका एक छोटा वर्जन है ना, मैं तो बोलूंगा इसका 1% का 1% वर्जन जो हम अपने वेबसाइट पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पोर्टल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आप आते हैं कोई प्रॉब्लम पूछते हैं, और हम और हमारे जो भी मेंटर्स हैं या बेसिकली जो भी बैचमेट्स हैं, सब लोग कोशिश करते हैं उस पर आंसर करने की। स्टैक ओवरफ्लो उसी का एक बहुत बड़ा रूप है ना। आप ये कंप्लीटली फ्री है, डेवलपर सपोर्टेड है, यानी बहुत सारे लोग इस पर आकर आंसर करते हैं, उससे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं बेसिकली आपकी। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पर आपको लाइक्स मिलते हैं, हार्ट्स मिलते हैं, आई एम एक्चुअली नॉट श्योर, बट बेसिकली इसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। यानी अगर आपने कोई आंसर दिया और वो आंसर जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको अच्छा लगा या किसी और को भी वो अच्छा लगा, तो लोग उस पर बेसिकली थम्स अप करते हैं, कर सकते हैं, उससे आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं ना। और ओवरऑल आपको धीरे धीरे समझ आता है कि जिसके बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा अच्छा है। सिर्फ आंसर देने के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन पूछने के भी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि शायद बाकी लोगों के लिए भी क्वेश्चन था, जो मैं यहाँ भी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पोर्टल पर पूछिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत सारे और लोगों का भी वही डाउट हो, जब कोई और विजिट करे उसको लगे हाँ यार ये डाउट तो मेरा भी है, या इस बारे में मैंने नहीं सोचा। तो अगर आप कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्वेश्चन लोग अपलोड करते हैं, तो उस पर भी आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आपने स्टैक ओवरफ्लो पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज बनाइएगा, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, यूज करने की कोशिश कीजिए। स्टैक ओवरफ्लो इज फ्री, कोई एड्स नहीं आते हैं, कुछ नहीं आता है। दिस इज लाइक विकीपीडिया कंप्लीटली, बेसिकली पीपल सपोर्टेड, है ना। वैसे एड्स का आई एम नॉट श्योर, शायद एक पॉइंट पोस्ट में एड्स ऐड हो गए थे, बट मतलब इट इज अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर योर लर्निंग, है ना। तो अगर हम स्टैक ओवरफ्लो के हिसाब से देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस लैंग्वेजेस के बारे में पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा कोड कौन सी लैंग्वेजेस के बारे में लिखा जा रहा है, तो जावास्क्रिप्ट सिट्स एट द टॉप, है ना। और अगर जिस चीज के बारे में हम में से बहुत सारे एटलीस्ट जो फ्रेशर्स हैं, जिनको 1-2 साल एक्सपीरियंस है, वो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के डेव की सैलरी देखेंगे इंडिया में, है ना, तो एंट्री लेवल सैलरी अगेन सिट्स एट 3.5, एंड सी दिस इज ऑलवेज एवरेज, है ना। देयर ऑलवेज विल बी आउटलायर्स, ऐसे भी लोग होंगे जो फ्रेशर पैकेज 30 लाख का ले रहे हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो फ्रेशर पैकेज 10,000 का ले रहे हैं ना। 10,000 व्हेन आई एम सेइंग 10,000 आई मीन पर मंथ, है ना। पर जो एवरेज सैलरी है फॉर एन एंट्री लेवल डेवलपर फॉर जावास्क्रिप्ट इज अराउंड 3.5 lakhs. From 2 to 5 years, it's from 6 to 10 lakhs, and 5+ years is over 10 lakhs. है ना, this is average, and potentially the average also in some organizations, some fields reaches up to 20,37,000 according to a recent survey. ये जो आपका ग्लास डोर है ये उसके सर्वे के हिसाब से है, जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स का, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स का बेसिकली सर्वे करता है किसको कितना सैलरी मिल रहा है। दिस इज जनरली अनोनिमस, उसके बेसिस पर ये डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है। तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी वेरी पॉपुलर लैंग्वेज दीस डेज, है ना। अगेन मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है, बिकॉज यू ऑलरेडी बॉट इन आप यहाँ पर अपना बैठ कर टाइम लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंड, बट आई स्टिल वांटेड टू मेक इट क्लियर कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेशन हमने समझ लिया है कि जावास्क्रिप्ट जो हमारा, हम वेब बेसिकली भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोर्स में हमको दोनों ही चीजें पढ़नी है ना, हमको जावास्क्रिप्ट के बेसिस पर बैकएंड भी बनाना है, तो हम वो भी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक बैकएंड लैंग्वेज किस तरह से बन सकती है, हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल जो डीएस से आप पढ़ते हैं, डीएस से भी जावास्क्रिप्ट में करते हैं, तो दे बेसिकली पिक वन सिंगल लैंग्वेज, एंड वो एक ही लैंग्वेज बस पकड़ के स्टिक रखते हैं कि मैं फ्रंट एंड भी इसी में बनाऊंगा, बैक एंड भी इसी में बनाऊंगा, डीएसए भी इसी में करूंगा, जो कि मुझे लगता है खराब अप्रोच नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी डिसेंट अप्रोच टू टेक, है ना। पर ये हमने समझ लिया हमारी वेबसाइट में दिस एड्स इंटरएक्टिविटी एंड डायनामिक बिहेवियर। अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, तो देखिए जो फ्रंट एंड वाला हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हम ऑलरेडी रिएक्ट जेएस पढ़ने वाले हैं, बट रिएक्ट जेएस में भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है। जो एक दूसरा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका नाम आपने सुना हो, एंगुलर, उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है। और एक जो आजकल थोड़ा सा नया फ्रेमवर्क है ना, अगर हम इनमें बात करेंगे, ये सबसे पुराना है, ये उसके बाद नया आया, यानी सबसे पहले एंगुलर चलता था, उसके बाद रिएक्ट ने आके मोस्टली एंगुलर को बहुत जगह पर रिप्लेस किया, अभी भी कॉम्पिटिटर्स हैं, बट रिएक्ट जेएस इज मोर पॉपुलर, मोर वर्सेटाइल। एंड उसके बाद अभी जो व्यू जेएस आ रहा है, ये भी बेसिकली थोड़ा नया है, बट दिस इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। बस आपको ये बात समझनी है, पीछेगा, बस आपको ये बात समझनी है कि फ्रंट एंड की जब बात होती है, मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। वैसे तो फ्रंट एंड भी एक बहुत लोडेड टर्म है, अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं उसको भी फ्रंट एंड बोला जा सकता है। आप बेसिकली जरूरी नहीं कि आप कोडिंग के हिसाब से देख रहे हो, फ्रंट एंड इज अ वेरी वेरी जेनरिक टर्म। बट अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, वेब एप्स की बात कर रहे हैं, तो वेब में जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई बेसिकली एप्लीकेशंस बनाने का कोई तरीका ही नहीं, है ना। क्योंकि सारे के सारे जो ब्राउजर्स हैं वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करते हैं, तो वहां आपको जावास्क्रिप्ट सीखना कंपलसरी है, जावास्क्रिप्ट के बिना काम नहीं चलेगा। तो क्योंकि बेसिकली बेसिक लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है जो ब्राउजर समझता है,
उससे रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क्स आए हैं, यानी फ्रंट एंड से रिलेटेड जितने भी फ्रेमवर्क्स आए हैं, वो सब भी जावास्क्रिप्ट बेस ही हैं ऑब्वियसली। जैसे कि आपने एग्जांपल देख लिया रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js। तो ये बात हमको समझ आई कि जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन फ्रंट एंड में इसकी मोनोपोली है, इसके अलावा कोई भी बेसिकली लैंग्वेज यहाँ पर काम नहीं कर सकती। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो जावास्क्रिप्ट के अलग अलग अवतार हैं, आप ये मान लीजिए, है ना। जैसे हमारे विष्णु जी के बहुत सारे अवतार होते हैं आजकल, जैसे टाइप स्क्रिप्ट आता है, ऐसे कॉफी स्क्रिप्ट है, बहुत सारे अलग अलग इस टाइप के स्क्रिप्ट्स हैं। बट उनकी अगर आप अंदर झांक कर देखेंगे तो दे आर ऑल जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अलग अलग वेरिएशंस लोगों ने बनाने की कोशिश की है, पर सबकी मजबूरी है जावास्क्रिप्ट को ही एंड में बेसिकली वो जितना भी कोड लिखते हैं, चाहे आप टाइप स्क्रिप्ट में लिखें, कॉफी स्क्रिप्ट में लिखें, ऐसी बहुत सारी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, वो उसमें आप कोड जरूर लिख लेते हैं, बट रन होने से पहले पहले वो कोड जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट होता है, फिर वो जावास्क्रिप्ट का कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर बस एक स्टेप ऐड हो रहा है ना। आलोक जी बोल रहे हैं उसको बोला जाता है ट्रांसपाइलेशन, है ना। इट ट्रांसपाइल्स इनटू जेएस। तो वहां क्या होता है, एक स्टेप और ऐड हो रहा है। अभी आप जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट होता है डायरेक्टली मशीन कोड में। फिर क्या होता है, एक स्टेप और ऐड हो जाता है, आप टाइप स्क्रिप्ट में लिखें, आप कॉफी स्क्रिप्ट में लिखें, वो क्या होता है, पहले कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, फिर जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट होता है, क्योंकि ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को समझ रहा है, तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट होता है फाइनली मशीन लैंग्वेज में। तो ये हमने समझ लिया कि जब यूआई की हम बात कर रहे हैं तो कंप्लीट मोनोपोली है जावास्क्रिप्ट की, और किसी चीज में आप कोड लिख ही नहीं सकते। अगर हम बैकएंड की बात करें, जी सुनील जी। अच्छा, हाथ उठाकर हटा लिया उन्होंने, कोई बात हेलो। नहीं। हाँ जी हेलो। सुनील जी। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए। हाँ सर, आपने अभी एक टर्म यूज किया है स्क्रिप्ट। तो सर ये मतलब अदर लैंग्वेज से कैसे डिफरेंट स्क्रिप्ट, क्यों हम ये टर्म क्यों यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए? स्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या? देखिए स्क्रिप्ट का अगेन, धीरे धीरे समय के साथ ना बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो अपना मतलब खो देते हैं, है ना। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो जैसे लव एक वर्ड है ना। पहले उसका एक डेफिनेट मीनिंग हुआ करता था, आजकल लोग उसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। तो ये स्क्रिप्ट भी एक इसी टाइप का वर्ड है। पहले वैसे स्क्रिप्टिंग का ही मतलब होता था कि आप कोई एक डेफिनेट टारगेट के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज में बेसिकली कोड लिख रहे हैं जो कि बेसिकली लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है उस हिसाब से, इसीलिए इसको स्क्रिप्ट बोला जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट भी इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बट स्क्रिप्ट का इन जनरल आजकल कोई एक मतलब नहीं होता है। बहुत सारे टर्म्स में स्क्रिप्ट का बेसिकली स्क्रिप्ट जो टर्म है उसको यूज किया जाता है। जब आप कोई बिल्ड के लिए जो कोड लिखते हैं उसको भी बिल्ड स्क्रिप्ट बोलते हैं। आप इन जनरल बहुत सारे ऑटोमेशन के टास्क लिखते हैं उसको भी स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। तो स्क्रिप्टिंग का ऐसा कोई इन जनरल एक स्पेसिफिक मतलब रह नहीं गया है। स्क्रिप्ट बेसिकली वर्ड इज यूज्ड ऑल ओवर। जी अनीश जी। ओके सर, Uh, ऑल राइट। yeah, sir. So there are many programming language like Java, Python, and everything. So why you are preferring JavaScript instead of that? Is it for because of the familiarity, or because you, as you told, that browser will only will take the JavaScript kind of a thing? Who is preferring JavaScript, you're saying? No, no, I'm asking you, as you told that earlier. So whatever we write, like as you said that CoffeeScript and TypeScript, I mean default it will convert that. I mean transfer into JavaScript. Then it will uh, I mean transfer into the TypeScript or CoffeeScript. I'm just asking you, instead of JavaScript, can't be approached with Java, Python? Why is that no stopping? no no, as I said, browsers only understand JavaScript। तो आप कोई भी लैंग्वेज में अपना कोड लिख लें, अगर वो फाइनली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपको ये बात समझनी है कि वेब के साथ प्रॉब्लम क्या है। देखिए, आप अपने सर्वर पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें करिए, क्योंकि सर्वर आपका है, आपको इंस्टॉल करना है, आपकी मशीन है, आप कोड लिखेंगे, आप कोड रन करेंगे, तो आपका जो मन करे कीजिए। बट यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो कोड रन होना है वो एक्चुअली क्लाइंट के पास जाके रन होना है। और क्लाइंट उसको कहाँ रन कर रहा है, क्लाइंट उसको ब्राउजर में, अलग अलग ब्राउजर्स में रन कर रहा है। तो क्योंकि वो किस कहां पर जाकर एग्जीक्यूट हो रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो क्लाइंट सपोर्ट करता है। और क्लाइंट क्या है, यहाँ पर ब्राउजर्स हैं, और ब्राउजर्स ओनली एक लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं विच इज जावास्क्रिप्ट। तो ये आपकी मजबूरी है कि आप कोई और लैंग्वेज में भी अगर कोड लिखेंगे तो दैट हैज टू ट्रांसपाइल इनटू जावास्क्रिप्ट बिफोर इट गोज टू द क्लाइंट। तो ये जो ट्रांसपाइलेशन स्टेप है क्लाइंट के पास नहीं होता है। कि जब आप अपना कोड लिखकर बिल्ड करते हैं, यानी वेबसाइट को मान लीजिए आप रिलीज करने की कोशिश करते हैं, उसी समय पर ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि जब क्लाइंट आपका वेब पेज बेसिकली खोले, मान लीजिए आपका वेब एड्रेस खोले, तो उसको जावास्क्रिप्ट में ही कोड मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राउजर्स डू नॉट सपोर्ट एनीथिंग एल्स। Okay, so then what is a Java full stack developer? How come they work? So I have व्हेन a यू से term. जावा फुल स्टैक, फ्रंट एंड में तभी भी जावा स्क्रिप्ट ही लगाना पड़ता है, वहां आप जावा में फ्रंट एंड नहीं बना सकते हैं। एट दैट पॉइंट जावा इज ओनली यूज्ड एज बैकएंड। तो मैं इसलिए एक्चुअली लोगों को बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको स्प्रिंग, मान लीजिए स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है ना जावा का, जिसमें आप फुल स्टैक सीखते हैं।
बट जावा फुल स्टैक ओनली मींस जावा इन द बैकएंड। जब आप फ्रंट एंड पढ़ेंगे तो वहां भी जावा स्क्रिप्ट ही पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई से कि आप जावा स्क्रिप्ट में ही बैकएंड बना लो, कि उससे एक फायदा ये होता है कि यू डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो पढ़ना पड़ेगा ही, इट इज कंपल्शन। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट से बचने का कोई तरीका नहीं है। जावा में फ्रंट एंड नहीं लिखा जा सकता। Okay, sir. Okay, got it. तान्या जी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। तान्या जी बताइए। Sir, I want to ask, what is a scripting language? देखिए जैसा मैंने बताया, स्क्रिप्टिंग इससे पहले भी जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, स्क्रिप्टिंग का इन जनरल मतलब ये होता है कि आप एक कोई छोटा टारगेटेड कोड लिखते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, एंड स्क्रिप्ट्स आर जनरली बेसिकली व्हाटएवर यू राइट इन स्क्रिप्ट। जैसे पाइथन इज आल्सो कंसिडर्ड अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिकॉज पाइथन इज आल्सो इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन। इन जनरल स्क्रिप्ट्स आर कंसिडर्ड जो बेसिकली लाइन बाय लाइन चलते हो, चाहे वो शेल स्क्रिप्ट है, जैसे शेल स्क्रिप्ट आपने सुना होगा, या बेसिकली पाइथन है, या आपकी जावा स्क्रिप्ट है। तो इन जनरल इसमें बस एक ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि जो लैंग्वेज है दैट इन जनरल शुड बी डन लाइन बाय लाइन, बट आई कैन ऑल्सो शो यू प्लेसेस वेयर जावा का जो कोड है उसको भी लोग स्क्रिप्ट बोल रहे हैं बिकॉज इट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो जो स्क्रिप्ट वर्ड है वो आजकल थोड़ा सा ओवरलोडेड है, कोई इसका एक मतलब रह नहीं गया है। बट इन जनरल इफ यू आस्क स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट जस्ट मीन्स बेसिकली अ लैंग्वेज विच इज इंटरप्रेटेड, यानी जो जिसमें मान लीजिए कोई कंपाइलेशन का स्टेप नहीं होता है। आपने फिफ्थ स्टेप में अगर कोई गलती की है, मान लीजिए जावा का आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपने एक कोड लिखा, आप उसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने 10वीं लाइन में भी कोई गलती की है तो वो कंपाइलर वही कंप्लेंट करने लगता है, उसको रन नहीं करता। बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपने अगर 10वीं लाइन में गलती की है तो 9 लाइन पहले ठीक से चल जाएंगी, और 10वीं लाइन में वो जाके कंप्लेंट करेगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा आपने क्या लिखा है। तो जो भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं उनको आप समझ सकते हैं कि दे आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। Okay, means any interpreted language can be considered as a scripting language. यस, Okay, thank you, sir. ऑलराइट। तो ये हमने देख लिया था फ्रंट एंड का एप्लीकेशन। आज की तारीख में बेसिकली आज के समय में अगर क्वेश्चन हो गया है तानिया जी तो अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। आज की तारीख में जो बेसिकली अगर हम बैकएंड की एप्लीकेशंस की बात करें तो सर्वर साइड पर भी आप नोड जेएस में या एक्सप्रेस जेएस में दोनों में बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं, है ना। तो जब हम अपना नोड जेएस का जो पोर्शन है वो शुरू करेंगे तो वहां हम समझेंगे कि जो लैंग्वेज सिर्फ ब्राउजर के लिए बनाई गई थी, सिर्फ ब्राउजर में सपोर्टेड थी, उसको सडनली बैकएंड पर क्यों ले जाया गया, कैसे ले जाया गया, और कैसे बेसिकली वहां पर भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो यूज है वो होना शुरू हो गया। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि नोड जेएस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर आप जावास्क्रिप्ट में क्या लिख सकते हैं, बैकएंड वाला कोड लिख सकते हैं। बैकएंड मतलब सर्वर वाला कोड लिख सकते हैं, एपीआईज लिख सकते हैं, डेटा का जो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन जो कर रहे हैं, सिक्योरिटी, जो भी अलग अलग कंसर्न्स होते हैं बैकएंड के, लॉग इन, ऑथेंटिकेशन, वो सब आप किस में कर पाएंगे, नोड जेएस में कर पाएंगे। और एक्सप्रेस जेएस क्या है, एक्सप्रेस जेएस इसी के साथ का एक मिडिलवेयर होता है जो थोड़ा सा एपीआई लिखने में आपकी हेल्प करता है ना। आगे चल के दोनों ही एनीवे हम इस बेसिकली कोर्स में क्योंकि कंप्लीटली देखने वाले हैं, हम वन स्टैक ही पढ़ रहे हैं जिसमें एक एनवीए है और ई ये है ना। तो इन दोनों को हम देखने वाले हैं, तो वहां हम देखेंगे बैकएंड को आप बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ भी इसको बताने का बस ये मतलब है कि आपको ये समझ आए कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ आप फ्रंट एंड नहीं लिख सकते, जावास्क्रिप्ट में आप बैकएंड भी लिख सकते हैं, है ना। उसके अलावा क्या है, आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी आज की तारीख में जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। आपने ये आयोनिक का नाम सुना होगा, है ना, रिएक्ट नेटिव का नाम बहुत लोगों ने सुना है, नेटिव स्क्रिप्ट है। इन सब में आप क्या बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा चलता है। बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो पहली बात तो रिसोर्सेज इतने खर्च नहीं करना चाहती कि वो हर जगह के लिए एक अलग अलग ऐप बनाए, और बात सिर्फ रिसोर्सेज की भी नहीं होती, बात कोऑर्डिनेशन की भी होती है। मैंने ये जाकर समझा, पहले मुझे लगता था कि ये बात सिर्फ शायद पैसा खर्च करने की है, कि मान लीजिए मैं कोई नया अपना प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं पहले उसको वेबसाइट पर भी बनाऊं, उसकी एक एंड्रॉयड ऐप बनाऊं, उसकी एक iOS ऐप बनाऊं, है ना, अगर कोई और प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए भी बनाऊं, डेस्कटॉप के लिए अलग से ऐप्स बनाऊं। तो मैं शायद सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अलग अलग डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा, एंड्रॉइड के डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, उनकी एक टीम मैनेज करनी पड़ेगी, iOS के डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, उनकी एक टीम मैनेज करनी पड़ेगी। और मैं वो पैसे क्योंकि खर्च नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा हूँ। इसलिए शायद मैं वेब ऐप एक बना देता हूँ। आजकल आप रिस्पॉन्सिव वेब ऐप बनाते हैं, जो भी हम देख कर आए सीएसएस में भी कैसे आप रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, किसी को फोन पर खोलना है तो फोन में खोले, किसी को जहां पर खोलना है वहां पर खोले। पर देखिए इसमें सिर्फ पैसा खर्च करने की बात नहीं होती, इससे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो आती है रन टाइम पर मैंने जो देखी है वो होती है कोऑर्डिनेशन की, है ना। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट मैनेजर है, वो आया, उसने बोला भाई ये कि नया फीचर है जो अब हम लॉन्च करने वाले हैं। अब होगा क्या, आपकी जो वेब डेवलपमेंट की टीम है वो बोलेगी 2 हफ्ते लगेंगे, एंड्रॉइड वाले बोलेंगे 1 हफ्ता लगेगा, iOS वाले बोलेंगे नहीं, हम हमारे iOS में तो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक होता है तो इसको करने में 1 महीना लगेगा। अब फीचर तो आप एक साथ ही लॉन्च करना चाहेंगे। मैं एज अ यूजर, जो आपका यूजर है वो सेम आपकी वेबसाइट हो सकता है, फोन पर भी खोलता है या बेसिकली ऐप भी यूज करता है, जैसे जीमेल है।
आप उसका ऐप भी यूज करते हैं, आप उसको ब्राउजर पर भी खोलते हैं। अगर मान लीजिए फीचर ऐसा हो कि आपको फोन में तो दिख रहा है, आपको कुछ नया चीज दिखना शुरू हो गया, आप वेब पर गए तो वहां कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। मेल में मान लीजिए उन्होंने इमोजी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने इमोजी का मेल बनाकर तो भेज दिया एंड्रॉइड ऐप से, पर जिसने खोला उसने वेब ऐप पर खोला, उसको इमोजीज दिख ही नहीं रहे। तो आपको करना क्या पड़ता है, रिलीज जो है वो शेड्यूल करना पड़ता है कि मैं फीचर रिलीज तभी करूंगा जब वो फीचर सबने सपोर्ट कर दिया होगा। अब सबने सपोर्ट कर दिया, उसका किसी एक बेसिकली पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में बग आ गया है ना, अब आप वहां पर जाकर उसको फिक्स करेंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा करना पड़ जाता है, स्पेशली जो थोड़ी सी बड़ी टीम्स हैं, जहां हर रिलीज में दो दो तीन तीन चार चार फीचर्स रिलीज हो रहे हैं, कुछ फीचर्स हटाए जा रहे हैं, कलर थीम्स मैच करने हैं। तो बेसिकली आपस की टीम का कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि बाद में प्रोडक्ट मैनेजर बोलता है भाई एक काम करो, 10 एप्स मत बनाओ, एक ही प्लेटफॉर्म के लिए बना लेते हैं। तो ये जो बेसिकली फ्रेमवर्क हैं उसी में काम आते हैं। जो रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क है, आयोनिक फ्रेमवर्क है, इन्होंने मेनली क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि आप जो अपना नेटिव क्लाइंट का कोड भी बनाना चाहते हैं, आप iOS का ऐप बनाइए, आप एंड्रॉइड का ऐप बनाइए, बट आप जावास्क्रिप्ट में बनाइए। आप मेरा फ्रेमवर्क यूज करके जावास्क्रिप्ट में ऐप लिखिए, और होगा ये कि जब आप फाइनली इसको कंपाइल करेंगे तो मैं आपकी इसी से एंड्रॉइड की ऐप भी बना दूंगा, मैं इसी से आपकी iOS की ऐप भी बना दूंगा। तो क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट टीम सिंगल रहेगी, मेरे को बात बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं करना है। जो बेसिकली वो काम करेगी वो क्या होगा, फाइनली दोनों में नेटिव में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो आजकल कोशिश ये करते हैं कि ये नेटिव बेसिकली ये वाला अप्रोच भी ना लें। जैसे मैंने जिन टीम्स में काम किया है, चाहे अमेजोन हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, कोशिश ये करते थे कि सिर्फ वेब ऐप बनाओ, और बेसिकली अगर नेटिव में आप ऐप बना भी रहे हैं तो उसमें जाकर बस वो वेब पेज ही खोल दो, है ना। अनीस जी बताइए, आपको कोई डाउट है? Uh, yeah, sir. So as you told that in the Java full stack, they have to learn. I mean, however, they have to learn Java as well as Java. I mean, JavaScript in the front end. So why they are preferring such kind of what to say? I mean, why they are preferring such kind of learning Java and JavaScript instead of why not JavaScript alone like MERN? So why they are preferring over See, MERN over Java full stack? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लेगेसी रीजन। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द सीनियर डेवलपर्स दैट यू विल फाइंड फॉर बैकएंड विल ऑल नो जनरली जावा, सम ऑफ देम विल नो पाइथन, है ना। बिकॉज पहले बैकएंड में सिर्फ जावा ही चलता था। आज की तारीख में भी अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्वर्स लिख रहे हैं, बहुत बड़े सर्वर्स लिख रहे हैं, तो जावा हैज अ लॉट ऑफ टूल्स, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि जावा में बैकएंड लोग पिछले 25 साल से लिख रहे हैं। तो जो सपोर्ट है, जो डेवलपर्स हैं, जो लाइब्रेरीज हैं, ओवरऑल जो आपका एक बेसिकली कम्युनिटी होता है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो एवरीथिंग हैज अ मोमेंटम। अभी गाड़ी आप ये पूछ रहे हैं कि 200 की स्पीड पर चल रही है, लोग सडनली रुक क्यों नहीं जाते, एकदम ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे हो? होता क्या है, धीरे धीरे टाइम लगता है एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज पर जाने में। तो लोग बेसिकली ऐसा नहीं है, मर्न स्टैक की काफी ज्यादा डिमांड है, मर्न स्टैक पर काफी लोग मूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो मर्न स्टैक में आते हैं, इसीलिए क्योंकि सिंगल बेसिकली लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और साथ साथ जो नोड है वो भी एज अ फ्रेमवर्क, एज अ बैकएंड जो है वो इवॉल्व हो रहा है, उसकी कम्युनिटी बढ़ रही है, उसके लाइब्रेरीज बढ़ रहे हैं, टूल्स बढ़ रहे हैं, सपोर्ट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऐसा होगा तो मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट स्विचिंग टू मर्न स्टैक। ऐसा बेसिकली आज की तारीख में अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि मर्न स्टैक की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो भी बैकएंड की अगर स्पेसिफिकली आप जॉब्स की बात करेंगे तो जावा की जॉब्स ज्यादा होंगी, मर्न स्टैक की जॉब्स कम होंगी, है ना। बट द टाइड इज बेसिकली चेंजिंग एंड यू विल सी मोर एंड मोर पीपल, बिकॉज मैं एक ही डेवलपर हायर करके उससे फ्रंट एंड वाला काम भी करा पाऊंगा, उससे बैक एंड वाला काम भी करा पाऊंगा। एंड जैसे जैसे टीम्स का साइज छोटा हो रहा है, जैसे जैसे नए टूल्स आ रहे हैं, you will see basically we are seeing that Munstack is becoming more popular. जी Yes, sir. सुजीत जी, या Yeah. आप पूरा कर So, लीजिए अनीस जी। yes, yeah. So apart from that, there is no difference in terms of managing the complexity of application, web application, or performance issue. No, nothing differs, right? Everything looks well and fine. फॉर वेब एप्लीकेशन नो, क्योंकि वेब एप्लीकेशन तो आप जावास्क्रिप्ट में ही बना रहे हैं। फॉर बैकएंड यस, मैं जैसा मैंने बताया, मान लीजिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जो आज की तारीख में मेच्योरिटी है टू राइट बैकएंड इज फार मोर देन नोड, है ना। क्योंकि नोड अभी नया है, इसको टाइम लगेगा मैच्योर होने में, बट स्लोली स्लोली इट इज मैच्योरिंग एंड स्लोली स्लोली मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस यू कैन आल्सो राइट इन नोड। फॉर नाउ आज की तारीख में अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली जो छोटे एप्लीकेशंस हैं, छोटे सर्वर्स हैं, वो नोड में लिखे जाते हैं। बट मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं, आज से 10 साल पहले मैंने जब एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, हमारे 5 लाख कस्टमर्स होते थे, हमने अपना बैकएंड नोड में लिखा था आज से 10 साल पहले। एंड हमारे पास, मुझे पता नहीं एडब्ल्यूएस की कितने लोगों को जानकारी है, बट एडब्ल्यूएस में जो सबसे छोटा अगर आप मशीन लेंगे ना, वर्चुअल मशीन, तो मिलता था 2 GB रैम का एंड समथिंग लाइक दैट, जिसको बोलते थे T2 माइक्रो एक मशीन। हमारे पास सिर्फ वो एक सर्वर होता था, क्या स्केलिंग, क्या डुप्लीकेशन, नथिंग, एक सर्वर होता था एंड वी यूज्ड टू सर्व 5 लाख कस्टमर्स विद दैट मशीन, है ना। तो हमारा शायद महीने का जो बिल था वो 300-400 रुपए कुछ आता था सिर्फ। एंड वी वर अ प्रॉपर बेसिकली स्टार्टअप विद मोर देन 1 मिलियन कस्टमर्स, वी हैड 5 लाख एक्टिव बेसिकली पीपल। तो नोड भी
इतना बेसिकली काफी समय हो गया है इसको भी, ये भी टाइम के साथ मेच्योर हो रहा है, बट स्प्रिंग इज फार मोर मेच्योर फॉर बैकएंड। Okay, sir, got it. तो जी जी Sir, when we read some documentation about JavaScript, we see that JavaScript is interpreted language. In another documentation, it is written JIT compilation. So, what is the difference between interpretation and JIT compilation? JIT कंपाइलेशन आपने किसके लिए देखा? JavaScript के. नहीं, जावास्क्रिप्ट इज नॉट JIT कंपाइलेशन एज फार एज आई नो। आप एक बार मुझे रेफरेंस भेजेगा, आई विल सी, मैं एक बार इसको और पढ़ूंगा तब मैं आपको Just in time compilation बोला जाता है. Just in आई नो time. JIT का मतलब जस्ट इन टाइम होता है, बट मैंने नहीं देखा है वो जावास्क्रिप्ट के रेस्पेक्ट में। आप एक बार मुझे भेजिएगा, मैं देख लूंगा। Okay, okay, मैं भेज दूंगा. कवलजीत जी। कवलजीत जी बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। जी सर, मुझे सर ये पूछना है कि हमें आगे मर्ज जो कंप्लीट करना है उसमें VS कोड के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर भी यूज करना पड़ेगा? नहीं, हम अभी यहाँ पर जितना कोडिंग मोस्टली कर रहे होंगे सब VS कोड में ही कर रहे होंगे। ओके सर। प्रभात जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में रिलेशन क्या है, और जावा और मतलब जावास्क्रिप्ट में मतलब डिफरेंस क्या है? बेसिक जावास्क्रिप्ट एक में और आइडिया। रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में मतलब रिलेशन क्या है, और जावा हाँ, और मतलब जावास्क्रिप्ट में मतलब डिफरेंस क्या है? दो क्वेश्चन है सर। जावा और जावास्क्रिप्ट में मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में, बेसिक डिफरेंस सर। देखिए, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ये बिल्कुल सवाल ऐसा ही है कि हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, बताइए। हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज का सर। बस यही लैंग्वेज है जावा में और जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, रिएक्ट उसके ऊपर बेसिकली, वैसे हम फ्रेमवर्क रिएक्ट को बोल देते हैं, वैसे टेक्निकली अगर हम बात करें तो रिएक्ट को एक लाइब्रेरी बोला जाता है। रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी। जब हम आगे चल के रिएक्ट देखेंगे तो इन दोनों का भी क्या डिफरेंस है लाइब्रेरी में, और बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आगे चल के समझेंगे। बट आप बस ये मानकर चलिए कि अगर कोई किसी के, बेसिकली रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो जावास्क्रिप्ट की ही है। लाइब्रेरी का ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको पहले से जुटानी पड़ती हैं, बहुत सारे काम आपको पहले से करने पड़ते हैं। लाइब्रेरी आपकी क्या हेल्प करती है कि बहुत सारी चीजें उसने पहले से लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें उसने पहले से करके रखी हुई हैं, और आपको जब कोड लिखना है तो आप बहुत सारा कोड उसका लिखा हुआ इस्तेमाल कर पाएंगे। है सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही। जब हम रिएक्ट, बेसिकली रिएक्ट लिख रहे होंगे तो सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट में ही लिख रहे होंगे। बस रिएक्ट टीम ने बहुत सारी चीजें हमको पहले से लिख कर दे दी हैं, क्योंकि उनको पता है एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारा कोड उन्होंने पहले से लिख के दे दिया कि आप मेरे वाले कोड का इस्तेमाल कर लीजिए और अपना काम आसानी से कर लीजिए। तो रिएक्ट आप ये मान लीजिए जावास्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ बहुत सारा पहले से कोड है जिसका हम इस्तेमाल करके फ्रंट एंड को बहुत अच्छे तरह से, प्यारे तरह से लिखेंगे, और बेसिकली इनमें डिफरेंस कोई नहीं। रिएक्ट इज नॉट अ लैंग्वेज, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी रिटन इन जावास्क्रिप्ट। ओके सर, थैंक यू सर। नजम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग दिस मैं बैच क्या एक सेकंड पहले बस ये बताइएगा, मैंने आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस किया क्या? नजम? नहीं, नजम। नजम, ऑल राइट। हाँ नजम जी बताइए। हाँ, ड्यूरिंग दिस बैच क्या हम लोग रिएक्ट नेटिव पे मोबाइल ऐप बनाएंगे? नहीं, हम रिएक्ट नेटिव इसमें कवर नहीं करने वाले हैं, बट अगर आप रिएक्ट ठीक से पढ़ लेंगे यहाँ पर तो रिएक्ट नेटिव सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक ऐप आया था, मतलब मेरे ऑफिस में, तो मैं उस पर काम नहीं कर पाया, तो मुझे आती नहीं थी, तो मैं इसलिए पूछा आपसे कि हम हाँ, लोग मैं भी आपको काम वही कर बता रहा हूँ, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में अगर आप कॉन्सेप्ट का ओवरलैप देखेंगे तो 70-80% ओवरलैप। तो अगर आप रिएक्ट सीख लेंगे तो रिएक्ट नेटिव बेसिकली आप एक हफ्ते में अपने आप से उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देखकर आप बना पाए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू तो आप दे ही देंगे कि किस किसका? मतलब ऐप पे किस तरह से कुछ तो चेंजेस होते ही होंगे ना? नहीं, रिएक्ट नेटिव का हम ओवरव्यू नहीं दे पाएंगे इस बैच में। इस बैच में हम रिएक्ट को ही कवर करेंगे। ओके, ठीक है। अनीश जी, आपने हाथ दोबारा से ऊपर किया है या पिछली बार नीचे नहीं किया था? No, sir, I have dropped down my. I mean, let me change it. अनीश कुमार जी ने हाथ ऊपर किया हुआ है शायद। Okay. हेलो। हाँ अनीश जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, इतने सारे मतलब जैसे व्यू जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, रिएक्ट नेटिव है, मतलब ये सारे मतलब सारे सीखना जरूरी है, मतलब एक सीख लेंगे तो उससे काम हो जाएगा? देखिए, सारे सीखना कभी भी जरूरी नहीं होता है, एक सीखिए उसको अच्छे से सीखिए, है ना।
हमेशा मैं यही बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, रेज्यूमे में भी ना 50 टेक्नोलॉजी लिख देंगे, सवाल एक का भी नहीं बता पाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छे से सीख लिया है, आप उसके बाद दूसरा सीखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पर सब में थोड़ा थोड़ा आता हो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होता है। पहले एक को बहुत अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद दूसरे को सीखने की कोशिश कीजिए, सर ये अगर तो आपके जरूरी पास नहीं उसके है, बाद समय बच जाता है तो। ये तो जरूरी नहीं है सर कि मतलब कि उसी मतलब कंपनी में जाते उसी चीज पे काम करना है, मतलब दूसरी चीज का करेक्ट, टेक्नोलॉजी का भी कंपनी काम। कंपनी आपको जो देगी उस पर काम कीजिए, फिर वो सीखना पड़ेगा। अभी बस आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेसिकली एक टेक्नोलॉजी में अच्छा हूं, यानी मैं एक अच्छा प्रोग्रामर हूं। उसके बाद उनको जिस चीज पर काम कराना होगा उस चीज पर काम कराएंगे। एक कंपनी के अंदर जाकर भी प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं। अंदर कंपनी में भी जरूरी नहीं है कि आपको एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करना हो, वहां भी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिल सकता है। बट वो एक्सपेक्ट करेंगे, आपको सीखने के लिए समय देंगे, आपको सीखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन देंगे, आपके टीममेट्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो मानकर चलेगा कि जो आया है उसको सब कुछ आता है। ओके, थैंक यू सर। राइट। तो ये हमने देखे एप्लीकेशंस जो मोबाइल की साइड में है। तो हमने फ्रंट एंड भी देखा, हमने बैक एंड भी देखा, हमने देखा मोबाइल एप्स भी आप रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में यूज करके आजकल बना सकते हैं। उसके अलावा आप बना सकते हैं बिल्ड टूल्स। देखिए आज की तारीख में जितने पॉपुलर बिल्ड टूल्स हैं, है ना, वो भी, जैसे अगर हम वेब पैक की बात करें तो वेब पैक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिल्ड टूल। और ये भी किसमें लिखा गया है, ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स बढ़ रहे हैं, नई नई तरह के काम लोग जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या है, मॉड्यूल बंडलर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। यानी जब आपका क्या होता है, बहुत बड़ा कोड हो जाता है तो बेसिकली बिल्ड स्क्रिप्ट्स की, आपको अलग अलग तरह की बिल्ड स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है। बिल्ड स्क्रिप्ट्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है, आपके कोड को इस फॉर्म में ले जाना, छोटे से छोटे साइज में इस फॉर्म में लेकर जाना कि वो बेसिकली फाइनली जो यूजर है उसके पास वो यूज हो सके, है ना, वहां तक आप पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्ड टूल जो है, बेसिकली बिल्ड टूल जो है ये भी अलग अलग है, वेब पैक है, पार्सल है, गल्प है। ये भी आप किसके अंदर बना सकते हैं, ये भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट का। उसके अलावा आप क्या बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं एक्चुअली, है ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो हमारे मैक पर चल रही हैं, विंडोज पर आपकी जो एप्लीकेशन, आप कोई कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। और उसका सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क जो है वो यही है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में बहुत सारी एप्स लिखी जाती हैं। दिस अलाउज बंडलिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ भी आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं और क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऐप यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। जो आपका एक एटम करके पहले बहुत पॉपुलर बेसिकली टेक्स्ट एडिटर हुआ करता था, वो भी इलेक्ट्रॉन में लिखा गया है। आप अगर एक बार जाकर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी एप्स लिखी गई हैं, तो योर माइंड विल बी ब्लोन कि अच्छा, इतनी एप्स जो हम बेसिकली मैक में या अपने विंडोज में यूज करते हैं, ये सब एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही बनाई गई है। एक और इसका पॉपुलर फ्रेमवर्क है nw.js। हालांकि ये थोड़ा सा कम पॉपुलर फ्रेमवर्क है, बट इसमें भी आप नेटिव डेस्कटॉप एप्लीकेशन यहाँ पर बना सकते हैं, है ना। एक बार मान लीजिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को अगर हम सर्च करें, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क एप्स, अगर देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, वन पासवर्ड एक पॉइंट पे मैं यूज करता था। दिस इज अ ऐप फॉर स्टोरिंग योर पासवर्ड्स एंड यूजिंग योर पासवर्ड्स। डिस्कॉर्ड आपने देखा होगा, आजकल बहुत पॉपुलर डेस्कटॉप ऐप है जो डिस्कॉर्ड चलता है। फिग्मा अगर आपने सुना हो, जो डिजाइन बनाने के लिए काम आता है, फिग्मा इसके अंदर है। गिटहब डेस्कटॉप जो देखिए हमने अभी यहाँ पर डालकर रखा है, जैसे मैं क्लास पूरी करता हूँ तो अपना जो कोड हम चेक इन करते हैं, गिटहब डेस्कटॉप का ऐप इसमें लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे अगर स्लैक बहुत पॉपुलर ऐप है, स्काइप का जो डेस्कटॉप ऐप है मैक और इनके लिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अब देखिए कि पोस्टमैन भी हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, सिग्नल का जो ऐप है, ये सब एप्स किसके अंदर लिखे हुए हैं। देखिए व्हाट्सएप है, विजुअल स्टूडियो कोड जो हम यूज कर रहे हैं, वीएस कोड, है ना, वर्ड प्रेस, ये सब का किस चीज में लिखे हुए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन में लिखे हुए हैं। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो हम डेस्कटॉप के एप्स भी जो है बहुत अच्छे से बना पाएंगे। केशव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम कोड लिखते हैं तो इनके तो कोड में जैसे डॉट एचटीएमएल हो गया, हाँ, बट विंडोज जो सपोर्ट करता है वो ईएक्सी फाइल सपोर्ट करता है, हाँ, तो ये कन्वर्जन कैसे होता है बाद में? ये बिल्ड का ही काम है। देखिए जो डॉट ईएक्सी फाइल है वो फाइल है जो फाइनली एग्जीक्यूट होती है। उस डॉट ईएक्सी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं ये अभी आपको नहीं दिख रही है ना।
तो जैसे हम आप डेस्कटॉप के लिए .exe बोल रहे हैं, .exe इज सपोर्टेड ऑन विंडोज, है ना। तो विंडोज पर अगर कोई फाइल आपको एग्जीक्यूटेबल बनानी है तो आप .exe में बना सकते हैं, पर .exe के अंदर कुछ भी हो सकता है। बैश स्क्रिप्ट को भी आप .exe कर बना सकते हैं। जो विंडोज की जो नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी C# में अगर आप एप्स लिखते हैं उसको भी आप .exe बना सकते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये भी यही काम कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो फ्रेमवर्क है क्या हमको दे रहा है, यही हमको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपना कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट में लिखिए, उसको फाइनली कंपाइलेबल कैसे बनाना है विंडोज पर, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये क्या करेगा, उस कोड को पूरी को लेगा और एक फाइनली .exe के अंदर पैक कर देगा। जो .exe फाइल है ना आपकी, वो कुछ अगर आपने बहुत सारी कई बार जिप फाइल्स यूज की हो, जिप फाइल्स क्या होती है, जिप फाइल में भी आप क्या करते हैं, बहुत सारी फाइल एक फोल्डर के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर एक चेन लगा देते हैं कि भाई अब ये एक फाइल बन गई .zip नाम की। .exe जो है वो भी उसी टाइप की एक फाइल होती है, जिसके अंदर उसके अंदर बहुत सारा सामान है, बट उसके अंदर आपने जिप लगा के उसको क्या बना दिया, .exe बना दिया कि भाई अब इसको कोई भी एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आपकी हमारी वही मदद कर रहा होता है कि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाएं। ओके। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा, हमने देख लिया कि हम डेस्कटॉप एप्स भी इसमें लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हो गई अगर हम फिंगर पर काउंट करें, हमने फ्रंट एंड बेसिकली एप्लीकेशंस थी वो हमने इसमें बनाई, बिल्ड स्क्रिप्ट हमने देखा हम इसमें बना सकते हैं, बैकएंड वाला सर्वर वाला काम हम इसमें कर सकते हैं, नेटिव जो मोबाइल एप्स बनानी है वो हम जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं, और डेस्कटॉप एप्स भी हम इसमें बना सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या आया, देखिए आजकल वेब RTC अगर आपने नाम सुना हो इसका पहले भी, ये क्या है, पीयर टू पीयर ऑडियो वीडियो डेटा शेयरिंग के लिए यूज होती है। वेब RTC भी वो प्रोटोकॉल है जो बहुत सारे, अगर आपने टॉरेंट वाले जो क्लाइंट्स हैं वो अगर आपने देखे हो तो वो भी वेब RTC का बहुत जगह पर यूज करते हैं। बट ऐसी बेसिकली आजकल जावास्क्रिप्ट के नए नए यूजेस आ रहे हैं, कैमराज में, स्पीकर्स में, है ना, ऑडियो लाइब्रेरीज बनाने के लिए, 3D प्रोग्रामिंग करने के लिए भी आजकल जावास्क्रिप्ट का नई नई बेसिकली चीजों में यूज किया जा रहा है ना। अगर हम रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करें तो जो हमारे जितने भी ब्राउजर्स हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट का क्या मतलब है जी अनीश जी? Sir, as you in the previous slide, as you told that it was built with JavaScript. The JavaScript you referred to Node.js backend. Is that what you mean by using Node.js in the backend? No, not this one. I mean, the one slide behind that. No, I mean, you can go to the current one. Yeah, I mean, yeah, one step back. Yeah, this one. As you told, both all these things are done through JavaScript. I mean, the term you told that it was done with JavaScript. You referred to backend like Node using Node.js. Oh, backend, again, backend is very generic term. They are not using Node.js. We have different frameworks. Like अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रेमवर्क है जो डेस्कटॉप एप्स बनाने में हेल्प करता है। रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क है जो नेटिव एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो 3.js हैं, वेब RTC हैं, ये भी फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली नेटवर्क शेयरिंग एप्स बनाने में हेल्प करते हैं। बैकएंड जब आप बोलते हैं, बैकएंड इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर ओनली राइटिंग APIs, है ना। जो सर्वर के APIs हैं उसमें लिखा जाता है। आप बहुत बार ये इमेजिन करते हैं कि वेब को छोड़कर जो भी काम है वो बैकएंड है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर ये भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ काम करने में हेल्प कर रहे हैं। Okay, so okay. अगर हम रन टाइम एनवायरनमेंट की बात करें, रन टाइम एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, तो देखिए क्या है, दिस प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। अभी तक हमने ये तो देख लिया कि हम जावास्क्रिप्ट में बेसिकली किस किस तरह की एप्स बना सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट जो है वो रन किस तरह होता है। तो कोई भी लैंग्वेज रन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना। तो एक एनवायरनमेंट होता है, उसके उस पर अगर आप जावास्क्रिप्ट डालेंगे तो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और बेसिकली कन्वर्ट कर करके आपको वहां पर दिखाता रहेगा, है ना। रविंद्र जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? माइक पर आइए जरा। हेलो सर। हाँ, क्या चल रहा है? सॉरी सर, वो नंबर मैं आपको सेंड करना था इसलिए सामने बैठी। चलिए, मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं डांट रहा हूँ कि कम से कम आपने कैमरा ऑन किया तो मुझे दिख तो रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मैं डांट पा रहा हूँ, बाकी सारे बहुत सारे लोग तो ऑन भी करने के लिए तैयार नहीं है, बट थोड़ा क्लास चल रहा है तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए, है ना। यस यस सर। लेटिए मत। हाँ। ऑल राइट, तो हम रन टाइम एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। रन टाइम एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि जब आप कोई बेसिकली अपना कोड लिख रहे हैं, वो फाइनली रन कहाँ पर होगा, वो एनवायरनमेंट क्या है जो उसको फाइनली मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन के ऊपर जाकर एग्जीक्यूट करेगा, तो वो होता है रन टाइम एनवायरनमेंट। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो जो
बेसिकली रन टाइम एनवायरनमेंट है। अभी तो हमने ये देख लिया कि इनिशियली जावास्क्रिप्ट कहाँ पर रन हो रही थी, सिर्फ ब्राउजर्स पर रन हो रही थी। तो हर ब्राउजर में एक रन टाइम एनवायरनमेंट होना जरूरी है ना। तो अगर हम क्रोम की बात करेंगे तो क्रोम के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जिसका नाम है V8। इसको क्या बोलते हैं, V8 इंजन। तो ये अलग अलग तरह के हैं, है ना। एक V8 है, स्पाइडर मंकी है। स्पाइडर मंकी किसका है, अगर आपने मोजिला का एक जो ब्राउजर आता है फायरफॉक्स, अगर किसी ने यूज किया हो तो उसके अंदर जो एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम इंजन है उसका नाम है स्पाइडर मंकी। एज की अगर हम बात करेंगे, एज के अंदर है चक्रा। और देखिए एज, ये पुराने वाले एज की बात हो रही है। अभी जो पिछले शायद 6 महीने से 1 साल से एज आ रहा है, एज हैज चेंज इट्स कोर्स एंड एज अभी क्या बन गया है, क्रोम बेस्ड बन गया है ना। तो क्रोम भी क्या है, क्रोम का एक पेरेंट ब्राउजर है जिसका नाम है क्रोमियम, अगर किसी ने वो पहले बेसिकली देखा है या यूज किया है ना। तो क्रोमियम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली मेंटेन्ड बाय गूगल ही है, बट क्रोमियम का कोड कोई भी जाके पब्लिकली देख सकता है, पब्लिकली उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, बग्स रेज कर सकता है, बग सॉल्व कर सकता है, जो भी आप करना चाहें वो वहां पर आप कर सकते हैं। तो क्योंकि ये पहला ब्राउजर था एक्चुअली क्रोम जिसने अपना सारा कोड ओपन सोर्स किया, फायरफॉक्स भी हालांकि ओपन सोर्स है, बट क्रोम धीरे धीरे पॉपुलर होता चला गया। और आज की तारीख में आप देखेंगे बहुत सारे जो ब्राउजर्स हैं वो सब बेसिकली बैकएंड पर एक्चुअली हैं क्या, सब उसके ऊपर अपने मान लीजिए थोड़ा थोड़ा कवरिंग चढ़ा रहे हैं, बट बैकएंड पर सब एक्चुअली क्रोमियम को ही एज अ बेस यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सैमसंग मान लीजिए आजकल अपना कोई सॉफ्टवेयर निकाल रहा है फोन पर, जितने भी फोन के सॉफ्टवेयर हैं आईओएस को छोड़कर सब क्या बेस्ड हैं, सब बेसिकली एंड्रॉइड बेस्ड है। एंड्रॉइड लोग लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत अपने कपड़े पहना देते हैं, अपने थोड़े से प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर ऐड कर देते हैं, उसको अपना नाम दे देते हैं, है ना। इसी तरह से आजकल ब्राउजर मार्केट भी चल रही है। मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स अगर आप देखेंगे जो पॉपुलर ब्राउजर्स भी हैं सब मोस्टली क्या बेस्ड होते हैं, क्रोम बेस्ड होते हैं। इसलिए आप देखेंगे उनके उसके अंदर क्रोम का जो वेब स्टोर है, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि वो भी हम कैसे बना सकते हैं, जो बेसिकली एक्सटेंशन हम यूज करते हैं। बट क्रोम के एक्सटेंशन बहुत सारे ब्राउजर्स में आजकल चल जाते हैं, बिकॉज सारे ब्राउजर्स का जो अंदर का कोर है वो सेम ही है ना। तो यहाँ पर वो क्या होगा, यानी उन सारे ब्राउजर्स में जो बेसिकली रन टाइम एनवायरनमेंट होगा वो यही होगा, V8 इंजन जो है ना। तो आज की तारीख में चाहे आप एज यूज कर रहे हैं, चाहे आप क्रोम यूज कर रहे हैं, आजकल आर्क करके एक नया ब्राउजर आ रहा है जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ब्राउजर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो सब क्या है। आजकल कोई भी ब्राउजर इसलिए बना पा रहा है क्योंकि जो मेन हैवी लिफ्टिंग है ब्राउजर को काम करने की वो लोगों को करनी नहीं पड़ रही है। क्रोमियम फ्री है, क्रोमियम ओपन सोर्स है, उसके ऊपर कोई भी कपड़े बनाकर रीब्रांड करके एक नया ब्राउजर उसके अंदर बना सकता है क्रोमियम से, है ना। तो ओनली 2 मेजर प्लेयर्स आई वुड से दैट आर लेफ्ट आर iOS का जो एक सफारी ब्राउजर है, उन्होंने बेसिकली अपना चीज स्क्रैच से बनाया हुआ है, एंड दूसरा एक जो मेजर प्लेयर बचा हुआ है दैट इज ओनली फायरफॉक्स, जिन्होंने बेसिकली सब कुछ अपने बेसिकली कोर्स से स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। तो जो सफारी का जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है उसका नाम है जावास्क्रिप्ट कोर, फायरफॉक्स ने अपना नाम रखा है स्पाइडर मंकी, और क्रोम के अंदर है V8, है ना। अब देखिए अगर हम, तो जी अभी पहले मैं पूरा कर लूं फिर आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा। अगर मैं ब्राउजर एनवायरनमेंट की बात करूं तो इट ऑफर्स एपीआईज फॉर डोम मैनिपुलेशन इवेंट्स एंड नेटवर्क रिक्वेस्ट। अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए क्या है, जो भी यहाँ पर रन टाइम एनवायरनमेंट है वो जावास्क्रिप्ट को रन करने की फैसिलिटी तो दे ही रहा है, वो साथ साथ क्या देता है, क्योंकि देखिए V8 क्या है, उसको ब्राउजर के अंदर रन होना है, तो बहुत सारी कम्युनिकेशन जो आपको ब्राउजर के साथ करनी होगी उसकी जो एपीआईज हैं वो ब्राउजर एनवायरनमेंट आपको साथ में देता है। जैसे कि हमने बात की, हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्या करेंगे, एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे रन टाइम पर, एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, एलिमेंट्स को चेंज करेंगे, सीएसएस ऐड कर रहे होंगे, बहुत सारे काम बेसिकली वेब पेज में मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। पर वो हम करेंगे कैसे, वो कोई तो हमको एक्सेस देगा हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को कि जो HTML CSS लिखा हुआ है उसको मैं जाकर चेंज कर पाऊं, तो उसके लिए हमको चाहिए एपीआईज। वो एपीआई कौन प्रोवाइड करेगा, ब्राउजर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। इवेंट्स, अभी हमने कहा था यूजर ने जाकर क्लिक किया, वो मेरे जावास्क्रिप्ट कोड तक कैसे पहुंचेगा, वो जो ब्राउजर एनवायरनमेंट है वो ही पूरा एक राउट बनाएगा कि अगर यूजर ने क्लिक किया तो हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे पता चलेगा। नेटवर्क रिक्वेस्ट मैं बोलूंगा, मैं मान लीजिए फेच करके एक फंक्शन है जो आगे चल के हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं, बट मैं बोलूंगा जाओ इंटरनेट से उठाकर वो इमेज डाउनलोड करके लाओ, जाओ वहां से जाकर वो फाइल डाउनलोड करके लाओ। पर जो बेसिकली नेटवर्क का काम हो रहा है वो तो एक्चुअली ब्राउजर ही कर रहा है, वो तो एक्चुअली मशीन के ऊपर हो रहा है। तो मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड को ये कैपेबिलिटी देना कि मैं बेसिकली नेटवर्क यूज करके, मान लीजिए लैन है या वाईफाई है, सिस्टम के एक्चुअल चीज को उसको यूज करके जाकर चीजें ला पा रहा हूँ, वो भी कौन दे रहा होगा, ब्राउजर एनवायरनमेंट दे रहा होगा। इसी तरह से अगर आप Node.js देखेंगे, Node.js क्या है, Node.js के पास एक दूसरा टाइप का एनवायरनमेंट है, वो क्या कर रहा होगा, वो जावास्क्रिप्ट में जावा जो सर्वर साइड की कैपेबिलिटीज है वो ऐड करेगा। यानी मान लीजिए आपको फाइल रीड राइट करनी है, नेटवर्क रिक्वेस्ट वहां पर भी आपको करनी होगी, पर बेसिकली बैकएंड में अलग टाइप की चीजें चाहिए। जब मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड नोड में चल रहा है
तब उसको डोम मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, तब उसको माउस क्लिक के इवेंट नहीं देखने हैं, तब उसको और तरह की चीजें देखनी है, जैसे कि कौन से पोर्ट पर हम लिसन कर रहे हैं। आगे अभी मैं थोड़े से बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स फेंक रहा हूँ, ये आगे चल के हम जब बेसिकली वो एक्चुअल काम करेंगे तब देखेंगे। पर बेसिकली कौन से पोर्ट पे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, एपीआई का कौन सा पाथ है, कोई बेसिकली यूजर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आया है या नहीं। तो ये सब चीजें जो इंटरेक्शन वाली चीजें हैं, ये नोड.जेएस का जो एनवायरनमेंट है वो हमको दे रहा होगा। तो जो भी काम करने के लिए आप जो भी ब्राउजर एनवायरनमेंट यूज, चाहे वो ब्राउजर एनवायरनमेंट है, बेसिकली अलग अलग रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग कैपेबिलिटी आपको यहाँ पर दे रहे हो, है ना। और ये साथ में क्या देते हैं, देते हैं एसिंक्रोनस सपोर्ट। तो हैंडलिंग ऑफ नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस विद इवेंट लूप, कॉल बैक्स एंड प्रोमिसेस, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो भी हम देख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में। ये भी कौन देता है, हमारा जो रन टाइम एनवायरनमेंट है ये हमारी इसमें हेल्प करता है। यानी इस टाइप की आप चीजें कर पाते हैं। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मेरा ये जो कोड है ये 10 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करिएगा, है ना, या मेरा ये जो कोड है पहला जो मैं करंट कोड यूज कर रहा हूँ लिख रहा हूँ पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो मेमोरी है या ये जो टाइमर हम लगा रहे हैं ये सब कौन फैसिलिटेट करेगा, जो भी रन टाइम एनवायरनमेंट है वही हमारे लिए फैसिलिटेट कर रहा होगा। जी सुजीत जी। सर मैं बोलना चाहता हूँ जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो तो सेम है, जैसे कि गूगल के लिए V8, ये क्या सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग करने के लिए बोला जाता है V8, देन स्पाइडर मंकी के लिए फायरफॉक्स, जो चक्रा है एज के लिए, क्या मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट जो कोड है वो तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर रहा है, यही कंसेप्ट हो रहा ये है। आपको किसने कहा कि रन टाइम एनवायरनमेंट सेम है? ये मतलब मतलब मैं वो जो पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कंक्लूजन पर आप पहुंचे किस तरह से पहुंचे? मतलब जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो तो मतलब एक लैंग्वेज में लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर रहा है, मतलब जैसे V8 हो गया, जैसे चक्रा हो गया। अगेन आपने एक अजम्पशन लिया है और उससे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि वो जो अजम्पशन है फिर से आप सेम अजम्पशन ले रहे हैं कि वो तो सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किसने बोला? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कोड अगर क्रोम में जो मैं डोम एपीआई जो लिखता हूँ तो वो मतलब एज में भी चला जाता है, फिर फायरफॉक्स में भी चलता है, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, पर वो लिखा हुआ अलग अलग तरह से है। वो सब लोग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये सब ब्राउजर्स का बेसिकली इन जनरल क्या सपोर्ट होना चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड रोल आउट होता है और वो सब ब्राउजर्स उसके बाद उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये सब इनका जो अंदर का कोड है, जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और उसके बाद भी ये सारी चीजें सेम सपोर्ट नहीं होती हैं। जैसे हम कोई भी जो हम डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे जाकर, है ना, हम किसी भी चीज की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं हमारे HTML कोड से, तो वहां वो सबसे पहले सबसे लास्ट में उस पेज पर क्या दिखाता है, ब्राउजर बेसिकली कंपैटिबिलिटी दिखाता है। जैसे हम कल का कोई भी कोड ले लें, मान लीजिए मैं बॉर्डर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसे ही MDN रेफरेंस पर जाएंगे, है ना, MDN रेफरेंस पर जब आप सबसे नीचे जाके जाकर देखेंगे तो यही बताता है कि कौन से ब्राउजर में ये सपोर्टेड है। इसका मतलब क्या है, इन ब्राउजर्स का जो इंटरनल कोड है वो अलग अलग है, किसी ने किस वर्जन में सपोर्ट किया है, किसी ने किस वर्जन में सपोर्ट किया है, किसी ने किस वर्जन में सपोर्ट किया है। तो इनका जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है, बट इन सब ने मिलकर एक बार ये डिसाइड किया है कि बॉर्डर को हम सब सपोर्ट करेंगे, है ना। अभी आपने वो दिक्कतें देखी नहीं है, बट जो एक्चुअल इंडस्ट्री में लोग कोड लिखते हैं उनका आधा टाइम कुछ समय पहले तक इसी में जाया करता था। आजकल लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर उतना यूज करते नहीं है, पर पहले आधा टाइम इन्हीं मथापिची में जाया करता था कि मैंने कोड लिख दिया है, क्रोम पर चल रहा है, फायरफॉक्स पर चल रहा है, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर नहीं चल रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ चीजों को सपोर्ट करता है, कुछ को सपोर्ट नहीं करता है। तो अभी भी हम देखेंगे, जो थोड़ा भी हम बड़ा एप्लीकेशन लिखेंगे तो बहुत बार आपको चीजें इस तरह से लिखनी पड़ जाती हैं कि इस ब्राउजर में ये चीज चलती है, इस ब्राउजर में ये चीज चलती है। तो आप ये मत मानिए कि सारे रन टाइम एनवायरनमेंट सेम है, रन टाइम एनवायरनमेंट अलग अलग। मतलब कुछ रन टाइम एनवायरनमेंट अलग होता है, मतलब जस्ट नाम सेम रखता है, मतलब जो एपीआईज हम लिखते हैं जैसे डॉट गेट करेक्ट, एलिमेंट बाय आईडी, वो नाम सेम है लेकिन वो रन करेक्ट, अलग होता है। करेक्ट। लिलिशा जी। सर मेरा डाउट है कि जो रन टाइम एनवायरनमेंट है और जो ब्राउज़र एनवायरनमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ब्राउजर एनवायरनमेंट एक रन टाइम है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। ब्राउजर एनवायरनमेंट इज एग्जांपल ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट, है ना। तो जावास्क्रिप्ट के अलग अलग तरह के रन टाइम एनवायरनमेंट हो सकते हैं। जब आपको ब्राउजर पर चलाना है तो वो ब्राउजर एनवायरनमेंट है, बैकएंड पर चलाएंगे तो वो नोड.जेएस का दूसरा एनवायरनमेंट हो सकता है। तो ब्राउजर एनवायरनमेंट इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर आप यहाँ रिलेशनशिप देखेंगे तो इज अ रिलेशनशिप होगी। तो सर ये बेस्ड करता है कि भाई अपन कहाँ पे मतलब जावास्क्रिप्ट को चला रहे हैं। जैसे ब्राउज़र पे चलाएंगे तो ब्राउज़र का एनवायरनमेंट होगा, नोड पे चलाएंगे तो नोड के एनवायरनमेंट पे रन करेगा। करेक्ट। तो और उसको उस बेस कैपेबिलिटीज भी पे चेंज हो जाएंगी। जो चीजें ब्राउजर पर चल रही हैं जरूरी नहीं है कि जब आप नोड.जेएस में चलाएंगे तो वो सारी चीजें चल जाएंगी।
सर की जो अपन जैसे जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र पे चलाएंगे तो ब्राउज़र के फीचर्स अलग रहेंगे और नोड पे चलाएंगे तो नोड के फीचर्स अलग रहेंगे। करेक्ट। तो कुछ कोर फीचर्स हैं जो हर जगह सेम होंगे, बट उसके बाद बहुत सारे एपीआई हैं जो ब्राउजर सपोर्ट कर रहा होगा, नोड नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो नोड सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, तो वो शायद हमको ये कैपेबिलिटी भी देगा कि अच्छा आप नॉर्मल डेस्कटॉप पर हैं, आप टाइम एक्सेस करिए, आप कैमरा एक्सेस करिए, माइक एक्सेस करिए, बहुत सारी चीजों की आपको वहां पर जरूरत पड़ सकती है। तो वो अलग तरह से उन चीजों को फैसिलिटेट कर रहा होगा। ब्राउजर पर आपको ये सब, माफ कीजिएगा, ब्राउजर पर आपको ये सब चीजें चाहिए होंगी, तो उनको वो अलग तरह से फैसिलिटेट कर रहा होगा। बैकएंड पर हो सकता है मान लीजिए आप सर्वर साइड पर चला रहे हैं, तो वहां तो कैमरा का एक्सेस मिलेगा नहीं, वहां तो उन चीजों का एक्सेस मिलेगा नहीं। तो एक कोर होगा मेरे लैंग्वेज का जो हर जगह सपोर्टेड होगा, बट उसके अलावा अलग अलग तरह के एपीआई होंगे जो कहीं पर सपोर्टेड होंगे, कहीं पर सपोर्टेड नहीं होंगे। सर की जो अपने लिए यूज्ड है वो मिलेगा अपने को। करेक्ट। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है ना। ये आपके दोनों के क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, जो सुजीत जी ने क्वेश्चन पूछा और जो लिलीशा जी ने क्वेश्चन पूछा। ये वो एक्मा स्क्रिप्ट वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है जो ये बताता है कि बेसिकली ब्राउजर से रिलेटेड फीचर्स क्या हैं जो हमको आगे बेसिकली लेकर आने हैं। तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि लिलीशा जी का क्वेश्चन आंसर हो गया, मैं आपका हैंड ओवर कर देता हूँ। तो जो एक्मा स्क्रिप्ट है, एक्मा स्क्रिप्ट इज द स्टैंडर्डाइज्ड स्पेसिफिकेशन डेवलप्ड बाय ईसीएमए इंटरनेशनल। ये क्या है, ये एक संस्था है ईसीएमए इंटरनेशनल दैट डिफाइंस कोर फीचर्स, सिंटैक्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड सिमिलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, है ना। तो ये एक कंसोर्टियम है जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री के लोग बैठते हैं, जो बेसिकली मान लीजिए जो ब्राउजर बना रहे हैं वो भी होंगे इंडस्ट्री में। बेसिकली आप ये मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए इस तरह की बेसिकली संस्थाओं को बनाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे यूएसबी भी एक बेसिकली संस्था है जो बार बार नए नए वर्जन्स लेकर आती है कि यूएसबी पोर्ट जो है वो किस टाइप का होना चाहिए। आपको याद होगा पहले यूएसबी पोर्ट बहुत बड़ा होता था, यूएसबी पोर्ट ए आया, बी आया, सी आया, है ना। फिर जो हमारे एंड्रॉइड फोन में पहले लगता था, जिसको एंड्रॉइड का चार्जर हम लोग बेसिकली आसान भाषा में बोल देते हैं, वो बेसिकली अलग तरह का पोर्ट होता था। आजकल यूएसबी सी पोर्ट आ गया है। ये सब किस लिए कि एक स्टैंडर्ड बने जिससे जिसको सब लोग सपोर्ट करें, ताकि कंज्यूमर्स का फायदा हो। अगर एक स्टैंडर्ड होगा तो उससे बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। आजकल ये नया चीज किसमें चल रहा है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उनके जो चार्जर्स हैं अभी तक क्या है, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स सब अपना अपना चार्जर बना रहे हैं। तो अगर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बना भी दिए जाएंगे पेट्रोल पंप की तरह, तो होगा क्या, हर बेसिकली मान लीजिए कार का चार्जर अलग टाइप का है, हर स्कूटर का चार्जर अलग टाइप का है, तो कोई एक दूसरे के चार्जर्स यूज नहीं कर पाएगा, आप कहीं पर भी उन गाड़ियों को चार्ज नहीं कर पाएंगे। ये आप एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर सबकी मोटरसाइकिल्स में, सबकी कार्स में जो पेट्रोल पंप का बेसिकली जो पेट्रोल डालने का जो टैंक होता है, जिस तरह से वो पेट्रोल बेसिकली जो नोजल है, जितना बड़ा वो छेद किया जाता है, अगर वो सबका अलग अलग होता तो क्या होता, है ना। कोई हो सकता है बोलता कि पेट्रोल मेरे को तो नीचे से डालना है, आप प्रेशर के साथ डालिए, मेरी गाड़ी में तो उस तरह से चलेगा। कोई ऊपर से डलवा रहा है, कोई साइड से डलवा रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा जो बेसिकली होल है वो तो इतना पतला है, तो आपका जो बेसिकली पेट्रोल पंप का जो नोजल होना चाहिए वो इससे ज्यादा पतला होना चाहिए, नहीं तो मेरे अंदर डलेगा ही नहीं। और उसमें क्या है, उसमें भी एक स्टैंडर्ड है, धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड बन गया है, ताकि अब कोई भी नया बेसिकली व्हीकल आएगा तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जब मैं पेट्रोल पंप पर जाऊंगा तो मैं तेल भरवा पाऊंगा या नहीं भरवा पाऊंगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों ने बैठकर कोऑर्डिनेट करके फिक्स की हैं, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना। इसी तरह से ब्राउजर्स में भी यही चीज है। तो नई नई जो लैंग्वेजेस आ रही हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, उनको कौन कौन से फीचर सपोर्ट करने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एक्मा इंटरनेशनल। एक्चुअली डिसाइड गलत वर्ड है, सजेस्ट करता है एक्मा इंटरनेशनल। आपका मन है, आप नहीं करना चाहते तो मत करिए, बट होगा क्या, जब बाकी सब लोग सेम फीचर्स को सपोर्ट करेंगे, डेवलपर सेम फीचर्स को यूज करेंगे, डेवलपर सेम फीचर्स को एक्सपेक्ट करेंगे, तो अगर आपकी लैंग्वेज स्पेसिफिकली उन सब फीचर्स को सपोर्ट नहीं कर रही होगी तो क्या होगा, आपकी ही लैंग्वेज यूज नहीं होगी। अगर आज की तारीख में मैं ऐसी बाइक बनाऊंगा जो बेसिकली जहां पे आप जिससे आप किसी भी पेट्रोल पंप से तेल नहीं भरवा सकते, तो होगा ये कि मेरी ही मोटरसाइकिल कोई नहीं खरीदेगा, है ना, क्योंकि भाई मैं तेल कहां से भरवाऊंगा। तो यही आप मान लीजिए एक्मा काम करता है। तो कई बार बेसिकली एक्मा भी अपने स्क्रिप्ट के वर्जन लॉन्च करता है। कोई बोलेगा ये एक्मा स्क्रिप्ट 5 में आया है, ये एक्मा स्क्रिप्ट 6 में आया है, इस तरह की चीजें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो आपको ये समझना है कि एक्मा स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है जो जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे चेज करने की कोशिश करता है। एक्मा स्क्रिप्ट में पहले लोग बैठते हैं, बोलते हैं अगला वर्जन इस टाइप का होना चाहिए, है ना। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा उसके बाद, क्योंकि सबसे पॉपुलर मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये उनको चेज करने की कोशिश करेगी। बट उसके बाद जावास्क्रिप्ट ये चूज कर सकती है कि बहुत सारे हो सकता है चीजें एक्मा स्क्रिप्ट ने ऐसे सजेस्ट किए हो जो मैं यूज नहीं करना चाहता, तो वो ये बोल सकता है कि नहीं, ये एक्मा स्क्रिप्ट का कोई स्पेसिफिक चीज है जो मैं सपोर्ट नहीं करता, है ना।
अनीश जी बताइए। ये सर मेरा डाउट ये है, जैसे हम लोग सिंटेक्स वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं कि सिंटेक्स यही होगा, या मतलब कोर फीचर्स रफ हम सिंटेक्स वो कंप्लीमेंट। डिसाइड करते हैं, एग्जैक्ट सिंटेक्स डिसाइड नहीं होता है। एग्जैक्ट सिंटेक्स ऑब्वियसली लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होगा, बट वो बेसिकली जैसे प्रॉमिस का स्ट्रक्चर है, इस तरह की चीजें वो जरूर लेकर आते हैं। अभी आगे चल के जब हम देखेंगे तो आपको समझ आएगा, जब हम लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी तो हम बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बट ये मान के चलिए वो बहुत रफ ब्लूप्रिंट देते हैं। जो एग्जैक्ट सिंटेक्स का इंप्लीमेंटेशन है वो लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होता है, वो ECMAScript नहीं होता है। अभी देखिए दूसरा जो हमने पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसकी बात की है, जो कि है टाइप स्क्रिप्ट, है ना। अगर उससे भी आप जावास्क्रिप्ट को कंपेयर करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट मान लीजिए जावास्क्रिप्ट की ये एक बहन है, जो कहाँ किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? रन होने से पहले। रन होने से पहले वो भी जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, हाई बेसिकली डायनामिक हाई लेवल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये भी क्या है? स्टैटिकली टाइप्ड है। अगर मैं ये सारे बेसिकली जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं ये ना पढ़ के आपको एक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे आगे चल के हम देखेंगे इसमें अलग अलग तरह के टाइप्स नहीं होते, है ना। आप बेसिकली जो वेरिएबल्स बनाते हैं, अगेन अभी हमने वेरिएबल वगैरह किसी भी चीज की बात नहीं की है, बट हम बेसिकली जब अलग अलग तरह की मेमोरी एलोकेट करते हैं, डेटा रखने की कोशिश करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में कोई टाइप नहीं होता है। अगर आपने जावा पढ़ी है, सी पढ़ी है, वहाँ अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, नंबर, ये वो, है ना। उस टाइप की जो टाइप्स हैं, जो वेरिएबल का जो टाइप है, वो जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था, ये मान लीजिए क्या है, ये एक फायदा भी है नुकसान भी है। अगर आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं तो आपको झंझट कम फील होता है कि यार ठीक है, मेरे मेरे पास ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं सेम वेरिएबल को जब जिस तरह चाहे उस तरह से यूज करूंगा। बट अगर आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? बहुत बार इस वजह से गलतियां भी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्पेशली बड़ी बड़ी टीम्स इनमें काम करती हैं, उनको इस चीज से प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि नए डेवलपर्स हैं, आकर कोई भी चेंज करता है, बड़ी टीम है, तो उससे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट आया। टाइप स्क्रिप्ट ने कहा मैं जावास्क्रिप्ट की ही बहन हूं, बट मेरे अंदर जब आपको कोड लिखना पड़ेगा तो टाइप देना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइप बताना पड़ेगा। और एंड टाइम पर मैं क्या करूंगा, जब कोड रन होने वाला होगा उससे पहले सारे के सारे टाइप, मान लीजिए रबर लेकर, इरेजर लेकर, मैं उनको मिटा दूंगा। जब कोड लिखना है तब टाइप लिखना पड़ेगा, जब फाइनली रन होगा तो टाइप नहीं रहेगा। बट इससे क्या होगा? डेवलपमेंट के साइड पर जो गलतियां हैं वो कम से कम होंगी। तो भाई ये जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट का डिफरेंस है, ये इसीलिए आया है ना। इससे पहले ये स्लाइड हमारी एक्चुअली शायद मिस हो गई। यहाँ पर देखिए हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि इन जनरल जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर बहुत सारे लोगों ने एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ये करता है, कोड को कन्वर्ट करता है वो एग्जीक्यूटेबल, बेसिकली इसको भी वैसे कोड ही बोला जाता है, बट एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में मान लीजिए उसको कन्वर्ट करता है। कि ये क्या है? ये वही औरत है जो हम बात कर रहे थे, जो मान लीजिए हमारे मोदी जी के और पुतिन के बीच में बैठी हुई है, जो हमारी लैंग्वेज उठाती है और कन्वर्ट करती है उसको एग्जीक्यूटेबल में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मशीन की लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंसानों की लैंग्वेज है। पर वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड है इस तरह से कि हम सब आपस में उस लैंग्वेज में बात कर पाए। हम सब अपना जो लॉजिक है, हम दिमाग में कोई प्रॉब्लम सोच रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम उसको एक्सप्रेस कर पाए। बट उसके बाद कंपाइलर क्या करे? कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर दे मशीन के एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज में। ट्रांसपाइलर क्या है? ट्रांसपाइलर एक बीच का स्टेप है, यानी आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं और वो टाइप स्क्रिप्ट एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। अभी भी ये दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? ये भी ह्यूमन लैंग्वेज ही है। अभी भी ये किस तरह से कन्वर्ट नहीं हुई है? ये मशीन के कोड में कन्वर्ट नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं आप ट्रांसपाइलेशन का स्टेप। तो जावास्क्रिप्ट रन्स एट द क्लाइंट साइड इन द ब्राउजर, जबकि जो कॉफी स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, इस तरह की जो भी लैंग्वेजेस हैं, दे आर ट्रांसपाइल्ड टू जावास्क्रिप्ट एट द टाइम ऑफ राइटिंग कोड ओनली, या मुझे बोलना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ योर कोड। जब आपका कोड रिलीज हो जाता है, जब आपका कोड मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर चला गया है, डाउनलोड करने के लिए तैयार है, तब वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो अब जब यूजर्स उसको डाउनलोड करेंगे अपने ब्राउजर्स पर, तो वो क्या होगा? ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, है ना। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट हमको अगर सबसे पहले लिखना स्टार्ट करना है तो हम उसको कैसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले कहाँ लिख सकते हैं? अपने वापस आ जाएंगे हम अपने इंस्पेक्ट टूल के अंदर, और जहां पर हम अभी तक HTML और CSS को एडिट कर रहे थे, वहीं पर हम जावास्क्रिप्ट को भी लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये ब्राउजर है ना। हम कहीं पर भी बेसिकली किसी भी चीज को अभी तक क्या कर रहे थे? इंस्पेक्ट करते थे। मान लीजिए जो बॉर्डर हेडिंग लिखा हुआ है, मैं इसको इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, तो देखिए सीधा मुझे कहाँ ले आया?
हमारा जो HTML वाला कोड है यहाँ पर ले आया, मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, इसका कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। हमने बेसिकली इनिशियली बहुत सारे टूल्स भी देखे थे अलग अलग। तो अगर अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं एलिमेंट्स के अंदर, अगर आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से। अभी हम कौन से टैब के अंदर हैं, अभी हम हैं एलिमेंट्स टैब के अंदर। इसके बगल में एकदम साइड में कौन सा टैब दिख रहा है, इसके साइड में दिख रहा है कंसोल टैब, है ना। तो मैं क्लिक करूंगा कंसोल टैब पर। जैसे ही आप कंसोल टैब पर आएंगे तो ये एक्चुअली एक जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है। जो ये कोड है MDN का, इसने कुछ कुछ लॉगिंग किया हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, जिसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। बट इसके बाद अब आप यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4+5। ये एक्चुअली मैंने जावास्क्रिप्ट में ही लिखा है। जैसे ही आप लिखते हैं 4+5 जावास्क्रिप्ट, आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, 9 रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ आप इसको छोटा सा अपना कैलकुलेटर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार सडनली कैलकुलेटर चाहिए होता है, आप क्या करते हैं, सिस्टम में जाते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं। आप सीधे जिस वेब पेज पर हैं, सीधे इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाकर भी इसको एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, जावास्क्रिप्ट क्योंकि इंटरप्रेटेड है, तो जैसे ही आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, क्या होगा, उसका तुरंत रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। जैसे आप कुछ लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तुरंत नेक्स्ट लाइन में वो रन कर देगा उसको। 4+5 को उसने रन किया। और बेसिकली ब्राउजर एनवायरनमेंट जो है यहाँ, क्योंकि अब मैं मान लीजिए क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो क्रोम का जो V8 इंजन है उसने इसको कन्वर्ट किया और 9 मुझे यहाँ पर इमीडिएटली दे दिया, है ना। तो आप यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। अलग अलग बेसिकली स्क्रिप्ट हम रन करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अपने कोड को डिबग कर सकते हैं, डॉम एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये सब अभी हम देख रहे होंगे आगे चल के। सबसे आसान जो फंक्शन है जो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, अगेन विच इज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर एनवायरनमेंट, उसका नाम है अलर्ट, है ना। तो वो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप पेज पर हो, आप यहाँ क्या लिखिए, सबसे पहले लिखिए अलर्ट। और जैसे हमने CSS के फंक्शंस को कॉल किया था, कैसे कॉल करते थे हम, दो बेसिकली राउंड वाले ब्रैकेट्स लगाते थे, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। और फिलहाल आपको जो भी मैसेज देना है उसको आप सिंगल कोट्स के अंदर बंद करेंगे। सिंगल कोट्स क्या है, जो आपका एंटर बटन है उससे जो एकदम लेफ्ट वाला बटन है, अगर आप उसको सिंगल बार दबाएंगे तो उससे सिंगल कोट्स आपके बनते हैं, है ना। तो ये जो सिंगल कोट है, जिसको अपोस्ट्रोफी भी आप बोल देते हैं इंग्लिश में, वो आप दो लगाएंगे। इसके बीच में आप कोई भी मैसेज लिख रहे होंगे, है ना। मान लीजिए मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ KG कोडिंग, है ना। मैंने बोल दिया अलर्ट KG कोडिंग। मैंने जैसे ही एंटर दबाया, देखिए पेज पर ऊपर क्या आ गया है, यहाँ एक अलर्ट आ गया है, developer.mozilla.org says। ये देखिए बाकी सब चीजें इसने खुद से ऐड कर दी कि ये किसका अलर्ट है। developer.mozilla.org वाला जो पेज है, ये देखिए जो मेरे ब्राउजर का URL है, उसने एक मैसेज दिया है जिसका नाम है KG कोडिंग। अब देखिए जो पूरा UI बॉक्स बना है इसकी वजह से, ऊपर जो पेज का नाम लिखा हुआ है, ये जो ओके बटन बना है, सब खुद बना है। क्योंकि API किसने दिया है मुझे, यहाँ जो ब्राउजर एनवायरनमेंट है उसने मुझे API दिया है। अगर मैं सेम अलर्ट मान लीजिए Node.js पर चलाने की कोशिश करूंगा या कहीं और चलाने की कोशिश करूंगा, तो जरूरी नहीं है चल जाए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज अ API जो किसने दिया है हमको, ब्राउजर के एनवायरनमेंट ने दिया है। तो अगर कभी भी आपको अपने वेब पेज पर कहीं पर बीच में कोई अलर्ट दिखाना है, तो ब्राउजर एनवायरनमेंट ने बोला है कि आप अलर्ट नाम का बस एक फंक्शन कॉल करिए, उसके अंदर कोई मैसेज पास कर दीजिए, और मैं खुद उसके लिए एक UI बनाऊंगा, खुद यहाँ पर उसको दिखा रहा हूँ, है ना। और मैं यूजर को, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए एज अ यूजर इसको नीचे कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास कोई अलर्ट आ गया है, मैं मान लीजिए इस लिंक को क्लिक करूंगा, नहीं चलेगा। पूरा का पूरा पेज इसने मेरे लिए क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई अलर्ट है। अलर्ट की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, वो काफी ज्यादा है। तो जब तक मैं अलर्ट पर ओके नहीं करता, तब तक पूरा पेज इसने मेरे लिए क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया। तो ये सारी फंक्शनैलिटी किसने लिखी है, ये सारी फंक्शनैलिटी ब्राउजर एनवायरनमेंट ने हमारे लिए लिख कर रखी हुई है। वो ये बोल रहा है आप इसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए जब भी आपको चाहिए। और क्योंकि ये ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, तो ये बेसिकली सबने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि सारे ब्राउजर्स पर अलर्ट जो है वो काम करने वाला है। तो अलर्ट को आपको जब भी यूज करना है, आप कंसोल में डायरेक्टली अगर जहां हम जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, आप लिखेंगे अलर्ट KG कोडिंग और बेसिकली यहाँ पर ये चल जाएगा। कवलजीत जी। सर मुझे ये पूछना है कि जो अभी पॉपअप शो हुआ था, तो उसमें एक बटन भी लगा हुआ था और एक डिव डिव की तरह हेडिंग और पैराग्राफ एक नीचे बटन था, तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं? देखिए आप डायरेक्टली अलर्ट को एडिट नहीं कर सकते हैं, बट हम इस टाइप के अपने UI एलिमेंट्स बना सकते हैं, है ना। ब्राउजर एनवायरनमेंट क्या बोलता है, अगर आप डायरेक्टली मेरा यूज करना चाहते हो तो मेरा एज इट इज आप यूज कर लीजिए, अदरवाइज आपको अपना कस्टम बनाना है तो आप अपना कस्टम बना सकते हैं। वो भी हम देख रहे होंगे, जब हम रिएक्ट पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे रिएक्ट में बेसिकली सब चीजें हमको खुद से कैसे बनानी है, अगर आप अपना खुद से बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिकली अलर्ट। अगर हमको अलर्ट दिखाना है तो आप क्या करेंगे,
कंसोल वाले टैब के अंदर आएंगे, अलर्ट लिखेंगे और यहाँ सिंगल कोट्स में आप कोई भी अपना मैसेज देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर दबा देंगे। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो भी हमने कहा था ब्राउजर एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, बहुत ही फॉरगिविंग है, एकदम बाबा जी की तरह बैठी हुई है ना, योगा मुद्रा में बैठी हुई हैं। आप कुछ भी करेंगे उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो बेस्ट अपने एफर्ट के बेसिस पर जो भी कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। तो यहाँ क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ मैसेज दिया हुआ था जावास्क्रिप्ट इज मैजिकल, तो यहाँ पर लिखा गया जावास्क्रिप्ट इज मैजिकल, और ये अलर्ट किसने दिया, आप जिस भी पेज पर चला रहे हैं उसी का नाम लग जाएगा इसमें, है ना। तो यहाँ इसने क्या बोल दिया, www.google.com says जावास्क्रिप्ट इज मैजिकल। ओके जब तक नहीं दबाएंगे बाकी पूरा का पूरा जो पेज है वो यूजर के लिए डिसेबल्ड रहेगा। देखिए अलर्ट जो है वो इनिशियल जब यूआई बनाया जाता था तब काफी ज्यादा यूज किए जाते थे। आजकल जो अलर्ट का यूजेज है वो बहुत ज्यादा कम किया जाता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिसरप्टिव एलिमेंट है ना। यूजर उस समय क्या कर रहा था, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। अलर्ट बहुत ही स्पेशल केसेस में यूज किया जाता है, जब कोई ऐसी चीज है दैट रिक्वायर्स अल्टीमेट अटेंशन ऑफ द यूजर, है ना। अगर कुछ बहुत ही गलत होने वाला है, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी केस में आप अलर्ट को यूज करेंगे, अदरवाइज आप अलर्ट को यूज नहीं करते हैं। आप कोई कस्टम चीजें बनाते हैं बट यूज आप हमेशा ये मानकर चलते हैं कि यूजर इज राइट, है ना। तो यूजर को जो करना है वो यूजर को करने देना है। आप उसको रेड बनाकर दिखा दीजिए, पर दिखाइए कहीं पेज पर ही, यूजर को रोकिए मत, वो जो भी कर रहा है। आपको नहीं पता, हो सकता है कोई इस समय पेमेंट कर रहा था, ओटीपी डालने वाला था, आपने सडनली कोई अलर्ट दिखा दिया, उसकी पेमेंट कैंसिल हो गई, है ना। तो आपको यूजर को जितना कम से कम इंटरप्ट आप कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अलर्ट का यूज अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं, बट इन जनरल एक्चुअल यूआई एलिमेंट्स बनाते हुए, एक्चुअल यूआई के पेजेस बनाते हुए जो अलर्ट है इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। पर अभी हम दिखा रहे हैं कि आप जावास्क्रिप्ट को कंसोल में जिस तरह से चलाएंगे तो अलर्ट उसमें यूज किया जा सकता है। और क्या आप कर सकते हैं, मैथ कर सकते हैं, जो भी हमने आपको करके दिखाया। बहुत सारे बेसिकली जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो आप नॉर्मल मैथ चलाते हैं वो सारा आप यहाँ पर चला सकते हैं। कौन कौन सा मैथ आप चला सकते हैं एक बार मान लीजिए हम चलाकर देख लेते हैं। देखिए एक और फंक्शन जो यहाँ पर चलता है उसका नाम है क्लियर। आप क्लियर लिखकर, सॉरी मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, आप क्लियर लिखकर अगर एंटर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जितना भी कचरा था जो भी पहले से लिखा हुआ था सब कुछ एकदम गायब हो जाएगा। आसान तरीका है ये भी करने का। यहाँ ये जो बटन है अगर आप ये भी दबाएंगे तो भी यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो भी सब यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, चार ऑपरेशंस कौन कौन से पढ़े हमने बचपन में, मैथ के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं। प्लस करना है तो आप प्लस कर सकते हैं, मान लीजिए 5 + 89 मैंने किया, क्या हुआ देखिए रिजल्ट आ गया एकदम 94। तो प्लस कर पा रहे हैं। भास्कर जी पूछ रहे हैं फैक्टोरियल नहीं काम करता क्या सर? नहीं भास्कर जी फैक्टोरियल नहीं काम करता। तो हो गया प्लस। अगर मेरे को माइनस करना है तो माइनस कैसे करेंगे, 8 - 9, मान लीजिए मैंने 8 में से 9 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, माइनस आ गया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 4 × 43। कुछ ऐसा तो करें जो मैं डायरेक्टली अपने आप ना कर पाता। तो 4 × 43 क्या आ गया, 172। अगर डिवाइड करना है तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 22/7, है ना। तो क्या कर दिया इसने, डिवाइड कर दिया। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक जो ऑपरेशन है सारे आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज अ स्मॉल मिनी कैलकुलेटर, है ना। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जो मैं लिख रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस, है ना। और हम ऑपरेटर्स देख रहे हैं, जब अपना कोड लिखेंगे हम तो कैसे हम वहां पर अगर हमको कोई कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हम चीजों को कैसे कर रहे होंगे, नॉर्मल मैथ की तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वहां पर लगाएंगे और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपकी प्रोग्रामिंग में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम कंसोल से, और हम कर सकते हैं डायरेक्टली डोम मैनिपुलेशन। हम क्या कर सकते हैं, डोम मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, डोम का हमने मतलब देखा था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये क्या है, अगेन ये एक ऐसी चीज है जो ब्राउजर एनवायरनमेंट हमको दे रहा है। देखिए जो हमने इससे पहले वाला स्टेप देखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज कोर पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी ये जावास्क्रिप्ट का कोर पार्ट है। इसमें हमने कोई एपीआई यूज नहीं किया है, कोई फंक्शन यूज नहीं किया है। ये आप नोड पर चलाइए, ये आप इलेक्ट्रॉन में चलाइए, ये आप बेसिकली हम ब्राउजर एनवायरनमेंट चलाइए, कहीं भी चलाइए, ये बेसिकली जो ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चल रहे होंगे, क्योंकि दिस इज कोर पार्ट ऑफ कोर जावास्क्रिप्ट। अलर्ट जो है ये नहीं चलेगा। अभी जो हम दिखा रहे हैं डोम मैनिपुलेशन, ये भी सिर्फ कहाँ चल रहा होगा, ये भी सिर्फ चल रहा होगा ब्राउजर एनवायरनमेंट में, है ना। ब्राउजर एनवायरनमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए ये आपको क्या देता है, डॉम मैनिपुलेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट देता है। ऑब्जेक्ट अभी हम देखिए धीरे धीरे बाद में समझेंगे ये सब क्या होता है, बट अभी मैं आपको ये सिखाना नहीं चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, आज हमारी जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्टरी क्लास है,
तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब पॉसिबल है ना। अभी आपको इसका सिंटैक्स नहीं देखना, देखिए मैंने गलती से काट ही दिया। अभी आपको इसका सिंटैक्स नहीं देखना है, अभी आप ये समझना नहीं है कि ये कैसे कर पाए, मुझे भी करना है, मैं कैसे करूं, उसमें नहीं घुसना है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे तो आपको सब समझ आएगा। बस पॉसिबिलिटी अभी आपको समझनी है कि ये सब करना पॉसिबल है। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML ये क्या है, इससे मैं अपनी बॉडी एलिमेंट की, बॉडी टैग की, जो हमने HTML में बॉडी टैग देखा था, बॉडी टैग की पूरी HTML चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए हमने क्या करके दिखाया है, google.com पर गए, वहां लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML और अपना एक HTML बना दिया। देखिए हमने क्या किया है, बोल्ड टैग बनाया, लिख दिया वेलकम टू केजी कोडिंग, बोल्ड टैग बंद कर दिया। तो हमने क्या किया, google.com का पूरा पेज ही रिप्लेस कर दिया, यानी बॉडी के अंदर पूरा पेज रिप्लेस कर दिया। एक बार करके देखते हैं, है ना। मान लीजिए हम यही कर लेते हैं, जहां पर हम है MDN डॉक्स के ऊपर। मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए मैं जैसे ही लिखना शुरू करूंगा ऑटो कंप्लीट करेगा। देखिए जैसे मैंने लिखा DOCU, ये दिखा रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट नाम का आपके पास एक चीज है जो यहाँ पर अवेलेबल है। मैं लगाऊंगा डॉट, उसके बाद बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो देखिए बॉडी भी अवेलेबल अवेलेबल है। बॉडी लगाया, इसके बाद क्या कर सकता हूँ, इनर HTML। तो अभी ये मुझे करंट HTML दिखाने लग गया है कि करंट पेज की पूरी HTML क्या है। इसके अंदर मान लीजिए मैं क्या बनाता हूँ, मैं बना लेता हूँ हेडिंग टैग, है ना। तो बोलता हूँ एक H1 लिखिए, मैं लिख देता हूँ आई नेवर न्यू दिस इज पॉसिबल, है ना। हमने पूरा का पूरा जो पेज है उसको इसमें कन्वर्ट हम करने वाले हैं। देखिए पहले मैं एक बार एलिमेंट्स में जाके आपको दिखा देता हूँ। बॉडी के अंदर देखिए कितनी सारी चीजें हैं, स्क्रिप्ट है, यहाँ इतना सारा कोड है जो अलग से लिखा हुआ है ना। ये पूरा का पूरा पेज का कोड है जो पहले से यहाँ लिखा हुआ था। अब मैं जैसे ही कंसोल में आकर यहाँ सेमीकोलन लगाऊंगा, इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा पेज गायब हो गया और यहाँ सडनली क्या दिख रहा है, आई नेवर न्यू दिस इज पॉसिबल। अब मैं वापस एलिमेंट्स में आकर देखता हूँ, देखिए क्या है, बॉडी के अंदर का सारा कंटेंट हमने डिलीट कर दिया है और बॉडी के अंदर सिर्फ क्या बचा है, एक हेडिंग बचा है विच इज आई नेवर न्यू दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, अगेन यहाँ ब्राउजर एनवायरनमेंट की चीजों को यूज करके हम जो वेब पेज है जो पहले से आया है उसके साथ खेल पा रहे हैं, उसमें चीजें ऐड कर पा रहे हैं, उससे चीजें डिलीट कर पा रहे हैं, है ना। तो ये है डॉम मैनिपुलेशन, जो भी हम कहाँ कर सकते हैं, बेसिकली HTML हम किसी भी चीज का चेंज कर सकते हैं, CSS चेंज कर सकते हैं, एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर क्या दिखाया, देखिए अगेन अभी आपको ये नहीं देखना है क्या है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, बट हमने कोई टैग ढूंढा है और उसका हमने क्या किया, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज हमने कर दिया 40 पिक्सल। तो ये क्या है, एक तरीका है बेसिकली। हमने स्टाइल जो एट्रीब्यूट है वो कहां पर देखा था, अगर हम इनलाइन CSS किसी की भी डिफाइन करते थे तो हम क्या करते थे, स्टाइल टैग वहां पर डिफाइन करते थे। तो हमने क्या बोला है, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज हमने इसका चेंज करके कर दिया है 40 पिक्सल। तो हमें दिख रहा है हम HTML भी चेंज कर सकते हैं, हम CSS भी चेंज कर सकते हैं और आगे चल के हम देखेंगे हम बहुत सारे एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारे पेज पर बहुत सारे एक्शंस हो गए, है ना। तो हम सिर्फ बेसिकली पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, हमने अलर्ट लगा कर देखा, हमने मैथ करके देखा, हमने डॉम मैनिपुलेशन करके देखा। तो ये सब हम कर सकते हैं ब्राउजर एनवायरनमेंट में, है ना। एक बार बस हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था आपको कि क्रोम एक्सटेंशंस क्या होते हैं। तो क्रोम एक्सटेंशंस क्या है, आप यहाँ पर कोई भी फीचर बना सकते हैं विच एड्स न्यू फंक्शनैलिटीज टू क्रोम, है ना। जिस तरह से आप अपनी फोन में, एंड्रॉइड फोन में, iOS फोन में आप एप्स को इंस्टॉल कर पाते हैं, अलग अलग एप्स को इंस्टॉल कर पाते हैं। ऐप क्या करती है, आपके फोन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। जो चीज आप नॉर्मली सिर्फ मान लीजिए एंड्रॉइड या iOS से नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही सडनली एक ऐप आती है तो एक नई फंक्शनैलिटी आपके फोन में ऐड कर देती है। चाहे वो अपने दोस्तों से बात कर पाना हो व्हाट्सएप के जरिए, या कोई नई कैमरा ऐप है जो क्या करती है, आप जब आप अपने दोस्त का फोटो खींचते हैं तो साथ में 2 सींग भी लगा देती है ना। तो इस टाइप के भी एप्स आजकल आ रहे हैं। तो वो क्या कर रही है, आपका डिफॉल्ट कैमरा ऐप वो नहीं कर पा रहा था, वो फंक्शनैलिटी वो उसके अंदर ऐड कर रही है। इसी तरह अगर आपको क्रोम के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं ना। नॉर्मल क्रोम में मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत सारे एक्सटेंशन आपने पहले से यूज किए होंगे, वरना क्रोम का एक एक्सटेंशन स्टोर है, आप वहां पर जाकर बहुत सारे तरह के फंक्शनैलिटीज जो है वो ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आप जावास्क्रिप्ट में करते हैं और उससे क्या होता है, किसी भी पेज पर कोई भी आपको काम करना है, ऑटो रिफ्रेश आप लगाना चाहते हैं ना, रिजल्ट का टाइम आ रहा है, आपने रिजल्ट का पेज खोल लिया, आप ये चाहते हैं पेज रिफ्रेश होता रहे हर 10 सेकंड में, मुझे बार बार ना करना पड़े, उसका भी एक एक्सटेंशन है जो हर 10 सेकंड में पेज को रिफ्रेश करता है। ऐसे एक्सटेंशन है जो पेज से HTML को गायब कर दें, CSS को गायब कर दें, एड्स को ब्लॉक कर दें। आपको एड देखना अच्छा नहीं लगता, एड ब्लॉकर एक एक्सटेंशन है, वो आप लगाइए, वो पूरे पेज पर जब भी पेज लोड होता है उसके अंदर पहले एड्स को ढूंढता है, उन्होंने एड्स वाले एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। अभी हमने देखा एलिमेंट को कैसे डिलीट करना है ना। तो उसके अंदर थोड़ा सा प्रोप्राइटरी कोड लिखा हुआ है जो क्या करता है, जाकर ढूंढता है कि ऐड ऐड कहाँ है, ऐड कहाँ है, ऐड कहाँ है, जहां भी उसको ऐड वाला एलिमेंट मिलता है तो HTML एलिमेंट ही, उसको उठाता है और डिलीट कर देता है पेज से। तो जब आप वेब पेज देखते हैं तो आपको कभी उसके अंदर एड्स नहीं दिखते।
तो इस टाइप की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, और वो ब्राउजर्स में कैसे ऐड होती हैं, क्रोम एक्सटेंशन के बेसिस पर वो ऐड होती है ना। तो ये हुए क्रोम एक्सटेंशन। हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहीं खत्म करेंगे जावास्क्रिप्ट का। एक मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज डाली है, बड़ी ही बेसिक है ना, ये आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी, ये आप करके देखिएगा, है ना। तो अब वीकेंड है, थोड़ी सी बेसिकली भी पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जावास्क्रिप्ट में, थोड़ा सा CSS का जो प्रैक्टिस है वो कीजिएगा। कल हम कोशिश करेंगे, वैसे मुझे अभी मेरी नहीं पता कि तबीयत कैसी रहेगी, मैं अभी टेस्ट जो है वो पूरा बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि कल चाहे फुल साइज का ना जाए बट एक क्विज आए जो हमने लास्ट वीक पढ़ाई की है उसके बारे में, वो क्विज आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। उसमें जावास्क्रिप्ट का तो शायद अभी कोई पोर्शन नहीं होगा, बट जो थोड़ा सा एडवांस CSS हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर एक क्विज बनाने की कोशिश करेंगे। जो छोटा सा प्रैक्टिस सेट है ये कीजिएगा, वीकेंड पर थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा, कहीं थोड़ा सा बाहर घूमने जाइएगा, बहुत लेट मत सोकर उठिएगा, सुबह उठकर पार्क में घूमने जाइएगा, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, करियर का ध्यान रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए, है ना। और थोड़ा थोड़ा एंजॉयमेंट का भी ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ भी हमको ठीक रखना है, फुल रिचार्ज रहना है, ताकि पूरे नेक्स्ट वीक हम अच्छे से जावास्क्रिप्ट की पढ़ाई कर पाए, है ना। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं 2 दिन में पूरा रिकवर हो जाऊं, मंडे को फुल एनर्जी के साथ दोबारा से आपके साथ बैठ सकूं, है ना। यहाँ पर इसको एंड करते हैं। हैव अ हैप्पी वीकेंड। जय हिंद, जय भारत।